NGOs have a very vital role in building a country. In India, they are doing a commendable job in meeting the changing needs of the social system. Keeping this in mind, Vishwa Yuva Kendra, in collaboration with Bosch Foundation, organized this webinar to discuss NGO formation, governance, and legal compliances. मैं आज सभी अपने साथियों की तरफ से, विश्व युवा केंद्र के साथियों और बॉश के सभी साथियों की तरफ से अपने समस्त प्रतिभागियों का और हमारे विषय विशेषज्ञ श्री अंजनी कुमार शर्मा जी का अभिनंदन करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अपने अभिवादन में पिछले सत्र में की गई चर्चा के कुछ बिंदुओं को संक्षेप में आपके सामने साझा करना चाहती हूँ और इसी के आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में पहले सत्र में केशव अवसर पर श्री अजीत कुमार राय जी, जो कि हमारे प्रोग्राम ऑफिसर हैं विश्व युवा केंद्र के, उन्होंने अपने वेलकम नोट से अपने उद्बोधन से इसका श्री गणेश किया और उसके बाद हमारे विश्व युवा केंद्र के श्री चीफ कंट्रोलर श्री उदय शंकर सिंह जी ने कोर्स के उद्देश्यों को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सबके साथ साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि गैर सरकारी संस्थानों के लिए यह जो हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल है, किस तरह से हम इसको अपने जीवन में उतार कर जो ग्रास रूट लेवल के एनजीओज हैं, छोटे छोटे एनजीओज हैं, वो किस तरह से इस ट्रेनिंग के बिंदुओं को अपने जीवन में आगे उतार कर डेवलपमेंट सेक्टर में और अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एक जो बात है, मैं थोड़ा चैट बॉक्स भी देख रहा था, बहुत सारे साथी बहुत सारी उसमें अपने विचार रख रहे थे। एक दो बातें मैं जरूर कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि भाई जो उदय जी ने कहा है कि ये टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है और आइडिया ये रिकैप का, चूंकि पहले मॉड्यूल में बहुत इनपुट नहीं था, तो आइडिया रिकैप का ये है कि पिछले मॉड्यूल की लर्निंग्स को हम रिफ्रेश कर सकें। तो आज से जो साथी तैयार करें तो प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान न दे, किसने ये कहा, उसने वो कहा, क्या कहा वो इम्पोर्टेंट है। तो उस तरह से हम लोग जो हमारे टीम के साथी आज से रिकैप की तैयारी करेंगे, ब्रीफ पावर पॉइंट, और कोशिश करें कि इसमें चूंकि समय की लिमिटेशन है तो मेजर फोकस करें। तो उसका आइडिया ये है कि भाई अपने साथियों के लिए एक बार रिकैप हो जाए, तो वो इसके पीछे उद्देश्य है और ये सारे मॉड्यूल में चलता रहेगा। दूसरा, आज के संदर्भ में मैं ज्यादा बातचीत नहीं करते हुए अंजनी जी को मुख्य उस पर ज्यादा समय देना चाहते हैं कि ये जो आज का मॉड्यूल है, इनकॉर्पोरेशन, गवर्नेंस एंड कॉम्प्लायंसेस, ये पूरे इस कोर्स की आत्मा है, रीढ़ है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को हम एक यूनिट ऑफ इंटरवेंशन, यूनिट ऑफ एनालिसिस के रूप में देख रहे हैं। तो उस दृष्टि से इसमें तीन पक्षों पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। एक तो इनकॉर्पोरेशन का अर्थ है कि जो रजिस्ट्रेशन हम करते हैं किस तरह से, उसके क्या संदर्भ है, उस पर महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, संस्था बनाना इम्पोर्टेंट, आसान है, पर चलाना और उसको अच्छे से चलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट है वो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। और तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि जो कॉम्प्लायंसेस हैं, अगर हम रजिस्टर्ड हो गए हैं तो बहुत सारे कॉम्प्लायंसेस है, उन कॉम्प्लायंसेस को बोथ लीगल और एथिकल हम कैसे अच्छे से कर सके। तो इन तीनों संदर्भों पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब मैं बात करता हूं कि एक सामाजिक संस्था, स्वैच्छिक संस्था, जब हम सामाजिक या स्वैच्छिक संस्था की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में हमारे को जो विचार आता है वो यह है कि हम एक एनजीओ हैं। हम हमेशा एनजीओ की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कि एनजीओ होती क्या है, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि एक एनजीओ होता ही क्या है। क्या एक एनजीओ एक निजी संस्था है, प्राइवेट बॉडी है? एक एनजीओ एक सामाजिक संस्था है, पब्लिक बॉडी है? या एक एनजीओ एक सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट बॉडी है? एनजीओ है क्या? तो हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि एनजीओ जो जिस रूपरेखा में हम एनजीओ को समझते हैं और जिस रूपरेखा में एनजीओ का काम होता है, उसकी पद्धति चलती है, योजनाएं चलती है, तरतीब उसकी जो रहती है, उस क्रम में एनजीओ एक निजी संस्था होती है। इट इज अ प्राइवेट बॉडी, एक निजी संस्था होती है जिसका मकसद या जिसकी स्थापना की जाती है सामाजिक कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए। निजी संस्था जो कि सामाजिक कार्यों के लिए करी जाती है उसी को एनजीओ कहा जाता है। तो अगर मैं आपको
कुछ नंबर की बात करूं, स्टैटिस्टिक्स की बात करूं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एनजीओ की जो भूमिका है, अगर आंकड़े दूं मैं आपको, तो एनजीओ की भूमिका हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश में, भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं। उन 6 लाख गांवों के अंदर सरकारी प्रणाली कोई हो या नहीं हो, एक एनजीओ, एक स्वयंसेवी संस्था, उन हर एक 6 लाख गांव में किसी ना किसी प्रकार की स्वयंसेवी संस्था वहां पे अवश्य है। अब वो किसी ना किसी प्रकार की मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले सर्वप्रथम एक एनजीओ, जिसे हम ट्रस्ट कह सकते हैं, सोसाइटी कह सकते हैं, आजकल धारा 8 कंपनीज एक्ट जो अधिनियम है कंपनीज का, उसमें भी जो पंजीकरण होता है उनको भी एक एनजीओ ही कहा जाता है। इस पे अभी हम और चर्चा करेंगे। इस प्रकार की कोई संस्था, या फिर जो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक जो कॉन्सेप्ट चलता है गांवों के अंदर, ग्रास रूट्स के ऊपर, अगर आप वहां पे भी देखेंगे, आखिरी मील पे जो काम करती हैं संस्थाएं, जिनका कहीं पे कोई पंजीकरण नहीं होता है, अगर आप, या औपचारिकता से, औपचारिक रूप पे वो कहीं पे भी पंजीकृत नहीं होते हैं, वो संस्थाएं भी स्वयंसेवी संस्था होती हैं। और भारत में इतिहास बहुत पुराना रहा है, दान देने का इतिहास बहुत पुराना रहा है। हमने हमेशा से दान दिया है और उसी के बल पे हमने बहुत सारी चीजों का सामना किया है और बहुत सारे गंतव्यों के ऊपर हम पहुंचे भी हैं। तो अगर हम बात करें एक एनजीओ के कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो सबसे पहली चीज हमें यह समझनी पड़ेगी कि हम एक निजी संस्था है, और निजी संस्था जो कि सामाजिक कामों के लिए बनाई जाती है या स्थापना जिनकी की जाती है। अब दूसरी चीज ये आती है कि क्या जब नाम होता है एनपीओ या एनजीओ, आपको ये नाम कई जगह सुनने को मिलेगा। कोई बोलता है एनजीओ, कोई बोलता है एनपीओ, कोई बोलता है सीएसओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जितने भी शब्द आप सुनते हैं, ये आप मान के चलिए ये सब विनिमय करने योग्य नाम है। एक दूसरे के स्थान पे आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, सबका अर्थ एक ही है। ये सब स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, और इनका हम कहीं ना कहीं विनिमय करने के लिए इनका जो नाम है वो हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेते हैं या उपयोग कर लेते हैं। चाहे मैं एनजीओ बोलूं, चाहे मैं एनपीओ बोलूं, चाहे मैं सीएसओ बोलूं, तो ये इनका नाम चाहे कुछ भी हो। अब बात ये आती है, जब मैं नॉट फॉर प्रॉफिट बोलता हूं तो क्या इसका अर्थ यह है कि मेरे को प्रॉफिट नहीं हो सकता? क्या इसका अर्थ यह है? ऐसा नहीं है कि आपको फायदा नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि आपका ध्येय, जो आपका ध्येय है, जो आपका उद्देश्य है, वह पैसा कमाना या प्रॉफिट या फायदा कमाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको खाली और सिर्फ आपका इतना ही है कि आप जो भी आपको काम आप करें उसका आपको लाभ होना चाहिए। तो लाभ हेतु काम नहीं होता है इसके अंदर। लाभ हो सकता है, लाभ होना भी चाहिए। लाभ अगर नहीं होगा तो आप अपने आगे की कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चाणक्य ने जैसे कहा था कि कोश पूर्व सर्व आरंभ, कि कोई भी कार्य करने से पहले कोश का होना अति आवश्यक, अनिवार्य है। आपको एक बजटिंग करना जरूरी है और बजट के लिए आपके पास में कोश होना चाहिए, और कोश एक बार ही मिलेगा, उसमें कुछ लाभ होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे कि आप आगे का काम भी और बिना किसी गतिरोध के आप कर सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि आप लाभ नहीं कर सकते, आपका उद्देश्य लाभ नहीं हो सकता, लाभ हेतु कार्य नहीं कर सकते। कार्य करने में अगर आपके पास में लाभ होता है तो उसमें कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़े तो मैं ऐसा करता हूं, मुक्ता जी, मैं प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहता हूं, अनुमति देंगे? जी सर, प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। होस्ट बना दीजिए सर को। क्या कोई दिक्कत आ रही है? नहीं, ही कैन शेयर सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर? हाँ सर। सबको दिख रहा है अच्छे से? जी सर, जी जी सर। जी सर, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, मैं इसमें थोड़े गति रखूंगा और जहां तक है प्रयास यही रहेगा कि अगले 1 घंटे के अंदर इसको हम समाप्त करें, और 1 घंटे के बाद, 1-1.25 घंटे बाद में 15-20 मिनट में हम जो है वो गवर्नेंस की बात करेंगे, और गवर्नेंस की बात पूरी करने के बाद
और फिर हम लोग आपके जो भी कोई प्रश्न है हम उस प्रश्नों को ले सकते हैं। तो ये हमने जैसे भी बात करी कि आपका जो एक उद्देश्य है वह लाभ का नहीं होता है, और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यह होता है कि समाज के अंदर कोई कुरीतियां हो, समाज को बेहतर करने के लिए आप कोई भी ऐसा काम करें, उसके लिए आप एक स्वयं सेविक संस्था जो है वो आप उसकी स्थापना कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे ये बहुत पुरानी प्रथा है। अगर मैं आपको वापस आंकड़ों की बात करूं या मैं आपको समय की बात कर रहा हूं, समय सीमा या अवधि की बात करूं, तो 1800 में ही सोसाइटीज जो है, एक जो प्रकार होता है काम करने का, वो सोसाइटी से एक सामाजिक संस्था को, सोसाइटी सबसे पहली एक ऐसी संस्था थी जिसको एक विधान के अंदर एक रूपरेखा दी गई, और उसके लिए एक नया कानून की स्थापना हुई थी, एक नया विधान बना था जिसका नाम था रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1860। 1860 में उसकी स्थापना हुई थी, और वह विज्ञान या सामाजिक कार्य और इन सब के लिए करने के लिए अगर कुछ लोग साथ आए और एक ऐसी संस्था का स्थापना करें तो वो अपना पंजीकरण इस कानून के अंतर्गत करवा सकते थे। 1860, आज से लगभग 200 साल पुरानी बात, अगर हम बात करें 100-150 साल पुरानी बात, तब से यह पद्धतियां चल रही हैं। तो उसके लिए सामाजिक संस्थाओं की स्थापना तब से चली जा रही है। और हम कैसे कर सकते हैं? हम इसे कई प्रकार से कर सकते हैं। हमारे पास जरूरी नहीं है कि सामाजिक कार्य करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं हमें पंजीकरण कराना ही पड़े। देखिए, भारत का जो संविधान है वो इतना प्रखर और इतना सुदृढ़ है कि वो हमें इस प्रकार की पूरी की पूरी हक देता है, राइट्स देता है कि आप किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्य कर सकते हैं बिना किसी पंजीकरण के। अगर आपको सामाजिक कार्य करना है, आपको कार्य करने की पूरी अनुमति है। लेकिन पंजीकरण क्यों कराना पड़ता है उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। आप अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि पंजीकरण कराने से आपको कुछ सुविधाएं मिलती हैं, और उसमें सबसे बड़ी सुविधाएं आपको मिलती है कि आपको आयकर विभाग द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती है और छूट दी जाती है। अगर आप पंजीकरण नहीं कराते हैं तो आपकी जो भी आय है उसके ऊपर आपको जो बचता है उस लाभ के ऊपर आपको एक आयकर चुकाना पड़ता है, जो कि अगर आपने पंजीकरण कराया हुआ होगा तो उस पर आपको पहली चीज तो आपको छूट मिलेगी, और बाकी उस व्यवस्था के अंदर आपको और क्या लाभ मिल सकते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखिए किस प्रकार की संस्थाएं होती हैं। सबसे पहले बताई जाए तो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा अमूमन तौर पे जो इस्तेमाल की जाने वाली है और सबसे पुरानी जो दो प्रकार की संस्थाएं हैं वह है ट्रस्ट और सोसाइटी। ट्रस्ट हो गई आपकी सामाजिक न्यास, धर्मादा न्यास जिसे कहा जाता है, चैरिटेबल ट्रस्ट। और सोसाइटी, जो कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, एक सामाजिक संस्था जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंतर्गत जिसकी स्थापना और जिसका पंजीकरण हो। और तीसरी जो एक और जो एक तंत्र है वो है कंपनीज के अंदर। भारत का जो कंपनी कानून है, पहले 1956 का कानून था, कंपनीज एक्ट 1956। इस कानून को तब्दील कर दिया गया, इसमें बदलाव आया, और पुराना कानून हटाने के बाद में उसको नए कानून को लाया गया 2013 में, जिसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। तो आपको कई सारी ऐसी संस्थाएं मिलेंगी जो कि एक सामाजिक धर्मादा न्यास नहीं होंगी, जो कि एक सामाजिक संस्था सोसाइटी नहीं होगी, पर कंपनी होगी। और धारा 25 कंपनीज एक्ट 1956 में इनका पंजीकरण होगा। आज 2013 कंपनीज एक्ट लागू हो चुका है, तो 2013 में इसमें धारा 8 सेक्शन 8 कहा जाता है, जिसके अंदर इसकी पंजीकरण होती है। हम सेक्शन 8 पे और चर्चा करेंगे, धारा 8 की कंपनियों पे हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि इनकी महत्ता अब काफी बढ़ गई है। CSR हेतु एक दो कोष के लिए या आय के लिए एक दो और नई जो चीजें जो तरकीब जो सरकार ने अभी लॉन्च करी है, या जिसका जिक्र उन्होंने किया था पिछले बजट में किया था, अगर आप उसकी बात करें तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज करके एक और जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसीलिए इस कारणवश जो सेक्शन 8 कंपनी है उसकी महत्ता जो है वो बढ़ जाती है। तो इन सब संकल्पना की हम अभी चर्चा करते रहेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, और अदर्स, मैंने यहाँ पे एक अदर्स और लिखा है, अन्य। उन अन्य में क्या आता है? उन अन्य में वैसी संस्थाएं आती है जिनका कहीं पंजीकरण न हो। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हम बात करते हैं, स्वयं से सेवी संस्थाएं होती है, कुछ गांव के अंदर 5-6 महिलाओं ने मिलकर के, कुछ पुरुषों ने मिलकर के, या आपस में मिलकर के, पुरुष महिलाओं ने मिलकर के कुछ सामाजिक कार्य करने के लिए एक छोटी सी संस्था बना ली।
उसका कहीं किसी कानून के अंतर्गत कहीं कोई पंजीकरण नहीं कराया, उसकी कोई स्थापना नहीं हुई, तो वो स्वयंसेवी संस्था भी अपना कार्य कर सकती। सबसे प्रमुख अगर हम ट्रस्ट की बात करें, और जैसा कि गुरु हरीश जी ने कहा था कि हम इनके जो एक पंजीकरण की जो चीजें हैं उनके ऊपर हम ज्यादातर तकनीकी उसमें हम नहीं जाएंगे, और अगर मैं आपको सिर्फ जो मैंने आपका एक अवलोकन दूंगा मैं, तो एक उसकी शब्दावली के भिन्न अगर हम चलें तो देखिए, सबसे पहले हम ट्रस्ट की बात करते हैं और मैं मोटा मोटी तौर पे आपको ये बताऊंगा, अवलोकन दूंगा और इसका प्रसंग मैं आपके सामने स्थापित कर देता हूं कि ट्रस्ट का अर्थ यह होता है एक न्यास की स्थापना करना, और एक ऐसे न्यास की स्थापना करना जो कि एक सामाजिक कार्य करे, धर्मादा का कार्य करे। आप देखिए हिंदुस्तान में, और अगर आप विश्व की भी बात करें तो पूरे विश्व में अगर मैं एक इतिहास की बात करूं तो जहां तक सामाजिक कार्यों की इतिहास की बात आती है तो धर्म सबसे पहले आता था, और जहां तक किसी भी प्रकार के न्यास की स्थापना की बात आती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे हम हिंदुइज्म की बात करें, इस्लाम की बात करें, सिख की बात करें या क्रिश्चियनिटी की बात करें, किसी भी ईसाई धर्म की बात करें, हर जैनिज्म की बात करें, हर धर्म के अंदर सबसे पहले किसी भी प्रकार का कि धर्मादा वाला काम जो है वो हमेशा धार्मिक काम से ही शुरू हुआ है। और हर धर्म में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख किया गया है कि आप अपने कमाए हुए अपनी आय का एक अंश जो है वो आप एक दान के रूप में दीजिए, चाहे उसे दशवंध कहा जाए, उसे टाइदिंग कहा जाए, उसे आप दान कहें, उसे आप कोई और नाम से अगर आप कहेंगे, ज़क़्त कहेंगे, आप बहुत सारे ऐसे हर धर्म में उसकी उल्लेख किया गया है, उसकी व्याख्या है। और इसीलिए आप देखेंगे तो हर जगह आपको जो धार्मिक न्यास आपको मिलेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे एनजीओ की हम बात करते हैं तो एनजीओ धार्मिक न्यास से अलग होता है और हमारा धर्मादा का न्यास होता है, जहां पे हम सामाजिक कार्य का काम करते हैं। हम ना ही तो कोई राजनीतिक काम करेंगे और ना ही हम किसी प्रकार का धार्मिक काम करेंगे। हाँ, एक ये आपको समझना होगा, एक धार्मिक संस्था सामाजिक कार्य कर सकती है, लेकिन जब एक धार्मिक संस्था सामाजिक कार्य करती है और समाज के भले हेतु कोई काम करती है और वह अपने आप को एक धर्मादा न्यास के अनुरूप अपने आप को स्थापित करती है, तो आप ये मान के चलिए कि वो सारा का सारा काम बिना किसी भेदभाव के किया जाता है। उसमें रंग का, उसमें रूप का, उसमें वर्ण का, उसमें धर्म का किसी प्रकार का कोई भेद या अंतर नहीं कर सकते, और सबको समान रखते हुए ही आप सामाजिक कार्य का पालन करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एक धर्मादा न्यास, एक ट्रस्ट, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की बात करूं तो आपके पास में एक ट्रस्ट की स्थापना के लिए, न्यास की स्थापना के लिए 3 चीजें जो बहुत जरूरी है, सबसे पहले आवश्यक है। एक तो आपका इंटेंशन होना चाहिए, उद्देश्य आपकी होनी चाहिए कि आप उसकी स्थापना करना क्यों चाहते हैं। अगर आपका इरादा आपके सामने है कि हाँ भाई ये मुझे यह कार्य करना है, फिर आपके पास में एक उसको करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कि आप कोई भी उसका उद्देश्य आपका क्या है, जो, और आपको उसका ध्येय जो है उसकी व्याख्या आपको करनी होगी। मान लीजिए आपका ध्येय यह है कि आप चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कभी भूखा ना सोए, तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि लोग या तो इतने सक्षम हो कि वो अपनी रोटी के लिए खुद कमा सकें, या फिर आप चाहते हैं कि एक प्रणाली ऐसी बने कि जो कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास में खाना नहीं पहुंच रहा है या 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, तो एक प्रणाली आप ऐसी स्थापना करें अपने एक न्यास हेतु कि आप सबको या तो आप उसका खाना है वो सब तक पहुंचाएं। तो आपने एक उद्देश्य की स्थापना करी। और तीसरी चीज है प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब आपने एक न्यास की स्थापना करी तो उस न्यास को चलाने के लिए एक संपत्ति आपको चाहिएगी। अब वो संपत्ति आपकी संपत्ति चल हो सकती है, अचल हो सकती है। चल और अचल आप कुछ नकदी एक बैंक में दे सकते हैं जिसका ब्याज आपके न्यास को मिलता रहे और उस ब्याज से और जो है आपकी धर्मादा के कार्य चलते रहे, या फिर आप एक अचल संपत्ति भी अपने न्यास को दे सकते हैं। और जब आप अचल संपत्ति देते हैं तो उस अचल संपत्ति से जो कोई लाभ आए, उससे जो कोई आय आपको मिले, उस आय को आप अपने धर्मादाय वाले कार्य के ऊपर आप उसका खर्च कर सकते हैं। अब और ट्रस्ट के अंदर, न्यास के अंदर कौन कौन किन किन की भूमिका होती है? तो देखिए, सबसे पहले सेटलर या ऑथर। सेटलर या ऑथर होता है जो न्यासकर्ता, न्यासी, जिसने न्यास की स्थापना करी।
या जिसका उद्देश्य था उस न्यास को स्थापित करने का, वो होते हैं सेटलर या ऑथर। बेनिफिशियरी का अर्थ ये हो गया कि उस न्यास से किसका फायदा होगा, लाभार्थी कौन है उसके। लाभार्थी हमेशा एक धर्मादा के न्यास में जो समाज होता है वो लाभार्थी होता है। अब अभी यहाँ पे जब मैंने आपको जैसे बताया आपका उद्देश्य है भूखों की कोई भूखा ना रहे, तो लाभार्थी हो जाएगा हर वो व्यक्ति जो कि 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा सकता, और वो आपका लाभार्थी हो जाएंगे। ट्रस्ट प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया, संपत्ति, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, आप जितने आप सक्षम हैं आप अपने इच्छा हेतु कोई भी एक संपत्ति उसके नाम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, उद्देश्य की हमने बात करी। कॉर्पस, अब कॉर्पस बहुत जरूरी है और कॉर्पस के ऊपर हम और भी आगे चर्चा करेंगे जब हम जैसे मैंने आपको कहा था कि कोश पूर्व, तो ये कॉर्पस हो गया कोश आपका। एक कोश की स्थापना, और ना सिर्फ उसकी स्थापना करना, उस कोश को आपको आगे समय तक उसका पालन पोषण करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास में एक अच्छा कोश रहेगा तभी आप आगे लंबे समय तक उन कार्यों को करते रहेंगे, क्योंकि उनका क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। और क्रियान्वयन करने हेतु आपको कोश की आवश्यकता रहेगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप जब शुरुआत करें, मैं यहाँ पे जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनके लिए सिर्फ एक यही बात करूंगा कि अगर आप लोग कोई नई संस्था शुरू करना चाह रहे हैं तो आपकी सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि कोश की जो प्लानिंग आपकी होगी वो आप अच्छे से कीजिए, और इस प्रकार कीजिए कि आपकी जो एक योजना आपकी ऐसी बननी चाहिए कि आप किसी पे निर्भर नहीं रहें। कुछ समय तक, कुछ वर्षों तक आपकी निर्भरता जो है वो अपने कोश पे ही रहनी चाहिए, क्योंकि 3 साल, 4 साल, 4-5 वर्षों बाद जब तक आप अपने आप इतनी प्रतिभा कमा लेंगे कि आपके संस्था के नाम पर और आपकी छवि ऐसी होगी कि आपको श्रेय दिया जाएगा और आपकी साख ऐसी बन जाएगी कि कोश आपको मिलने लगेगा एक अच्छा कार्य करने के लिए, तब तक आपको कोश इतना रखना चाहिए कि आपको उस कोश के ब्याज से या उस कोश के एक अंश से, ताकि अंशदान आपको मिले नहीं मिले, मानदेय मिले ना मिले, आपका कार्य चलता रहे और कोई जो धर्मादा का कार्य है उसमें किसी प्रकार का कोई गतिरोध, अवरोध या रुकावट नहीं आए। फिर देखिए आते हैं ट्रस्टीज। ये सबसे जो जरूरी आपके लिए आवश्यक जो चीज है वो है ट्रस्टीज का जो सरपरस्ती भी जिसे कहा जाता है, जो ट्रस्टीशिप जिसे कहते हैं। ट्रस्टीज का आपको जो चुनाव चयन है वो बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किस प्रकार के लोगों को आप ट्रस्टीज के हिसाब से आप उनका चयन करें। तो ट्रस्टीज, पहले तो हमें समझना यह पड़ेगा कि ट्रस्टी का की भूमिका क्या होती है। देखिए, ट्रस्टी होता है संरक्षक या सरपरस्त। संरक्षक की भूमिका यह है कि सेटलर ने, ऑथर ने जो एक उद्देश्य की स्थापना करी और एक ट्रस्ट की स्थापना करी, उद्देश्यों के साथ में अपनी, माफ कीजिएगा, अपनी संपत्ति देकर के उसका संरक्षण कौन करता है? उसका संरक्षण ट्रस्टी करता है, जो कि संरक्षक होता है। अब ट्रस्टी के पास में किस प्रकार के पावर होते हैं? उनकी शक्तियां सिर्फ इतनी हैं कि जो एक सेटलर ने आपको, उनको जो एक जो उत्तरदायित्व दिया है कि आपको इस संपत्ति का पूरा जो व्यवस्थापक है, व्यवस्थापक आपके सेटलर हो गए। व्यवस्थापक ने बोला कि देखिए, ये मेरी संपत्ति है जो मैं इस न्यास को स्थापित करने हेतु दे रहा हूं, आपकी नियुक्ति मैंने संरक्षक के तौर पे करी है, और संरक्षक बनने के बाद आप इस संपत्ति की संरक्षण करेंगे और इससे आप इन उद्देश्यों को पूरा करेंगे और जो लाभार्थी हैं उनके लिए काम करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना काम जो एक संरक्षक होता है ट्रस्ट में, उसके पास में इससे ज्यादा और किसी प्रकार की उनको कोई शक्ति नहीं दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो व्यवस्थापक है उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के कुछ काम कर सके, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए जो ट्रस्टी की भूमिका होती है वो बहुत अहम है। और आप जब एक नए ट्रस्ट की स्थापना करें तो जो ट्रस्टीज का चयन है वो बहुत ध्यान से कीजिएगा। ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व आपके ट्रस्ट में होने चाहिए जो कि सेवा भाव से जुड़े हों और जिनका खुद का ध्येय, उनका स्वयं का ध्येय जो है वो आपकी संस्था के ध्येय के साथ अनुरूप होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए और साथ में काम करने लायक। अब आता है ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड देखिए, अगर आप इसको जब आप एक विधान के अंदर लेके आएंगे तो इन सब को आपको एक ट्रस्ट डीड के फॉर्मेट के अंदर
आपको उन सब की जो पूरी जो रूपरेखा है उसको आपको लिखनी पड़ेगी कि किसके पास में ये हम ट्रस्ट क्यों बना रहे हैं, और इसके अंदर हम, क्योंकि जो पूरा का पूरा विलेख है, न्यास हमारा ट्रस्ट हो गया, जो उसका पूरा विलेख है वह पूरा का पूरा उस न्यास विलेख में आता है। वो न्यास विलेख यानी कि ट्रस्ट डीड के अंदर मोटा मोटी क्या क्या चीजें आती है मैं आपको बता देता हूं कि हमारे सेटलर कौन है, सेटलर ने इस न्यास की जो स्थापना है वो किस उद्देश्य से करी है, उन्होंने कितनी संपत्ति छोड़ी है, उसके अलावा उन्होंने किनको संरक्षक की नियुक्ति दी है, और क्या क्या उद्देश्य या ध्येय यह न्यास जो है उसे पूरा करेगी, और उनके पावर्स, उनके उत्तरदायित्व जो है ट्रस्टीज के, संरक्षक के, वो क्या क्या हैं। और सबसे अहम यह होता है कि अगर कल को ये जो पूरी की पूरी जो ट्रस्ट है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये ट्रस्ट नहीं चले और इसको हमको उसका विघटन करना पड़े, डिसोल्यूशन करना पड़े, तो उस विघटन के लिए भी एक आपको उसके अंदर एक जो क्लॉज है, उसकी एक धारा आप करना पड़ेगा। उसके लिए भी यह एक जो धारा है वो बहुत अनिवार्य है, उसके बिना आपको छूट के लिए आपका पंजीकरण नहीं होगा। तो ट्रस्ट, ये सारी चीजों के साथ में हमारा जो एक ट्रस्ट है उसकी रूपरेखा पूरी हो जाती है। अब इसमें हम आगे और नहीं जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको इतना बता देता हूं कि आपको ये जानना जरूरी है कि जहां तक ट्रस्ट का पंजीकरण की बात आती है, भारतवर्ष में फिलहाल ऐसा कोई कानून या विधान नहीं बना है जिसके अंतर्गत एक सामाजिक धर्मादा न्यास का पंजीकरण हो और उसको कानूनी तौर के ऊपर जिसके ऊपर काम हो। अभी ऐसा होता है कि अगर आप 2 राज्य छोड़ दें, जो कि है गुजरात और महाराष्ट्र, अमून गुजरात और महाराष्ट्र में एक अलग विधान बना हुआ है। महाराष्ट्र पब्लिक चैरिटेबल सामाजिक धर्मादा न्यास एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है, 1950 का कानून है वो, जिसके अंतर्गत कोई भी सामाजिक न्यास, अगर वो एक न्यास ट्रस्ट के रूप में अगर उसका पंजीकरण हो या एक सोसाइटी के रूप में उसका पंजीकरण हो, तो उनका पंजीकरण उस कानून के अंतर्गत कराना अनिवार्य है। उसके अलावा बाकी राज्यों के अंदर ऐसा कोई अलग कानून नहीं बनाया हुआ है। तो इसलिए अगर आप कोई समर्पित कानून नहीं है, और किसी समर्पित कानून के नहीं होने से जो आपका न्यास विलेख है, ट्रस्ट डीड, तो न्यास की कहीं पे भी कोई पंजीकरण नहीं होती है, न्यास कहीं रजिस्टर नहीं होता है। जो न्यास विलेख है, ट्रस्ट डीड, खाली यह एक जो डॉक्यूमेंट है इसका पंजीकरण होता है, इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और इसका रजिस्ट्रेशन होता है जैसे आप किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जब आप कराते हैं एक एसडीएम के ऑफिस के अंदर, वही एसडीएम के दफ्तर में जाकर के जो भारतीय रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण कानून है, एक्ट है 1908, उसके अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एक स्टैंप ड्यूटी जो है वो आपको देनी पड़ती है, और स्टैंप ड्यूटी जो ट्रस्ट डीड की होती है वो हर राज्य के अंदर उसका जो उसका रेट है वो अलग है, इसलिए आपको उसका मूल्यांकन आप करें अपने राज्य के हिसाब से। और इस स्टैंप ड्यूटी को आपको जब पे करना है, आप उसकी जब भरपाई आप कर देंगे, तब आपका जो ये कागज जो है, आपका जो न्यास विलेख है, उसका पंजीकरण हो जाएगा। तो आप ध्यान इतना रखिए कि कल को लीजिए जो आप स्टैंप का शुल्क आप जब चुकाते हैं, तो स्टैंप शुल्क जो है वो निर्भर करता है कि आपकी संपत्ति की मूल्यांकन कितना आ रहा है। तो अगर आप मान लीजिए नकदी दे रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक सुझाव दे रहा हूं और इसे आप प्लानिंग समझिए, कि अगर मान लीजिए कि आप कुछ एक कोष दे रहे हैं, आप अचल संपत्ति नहीं दे रहे हैं, चल संपत्ति दे रहे हैं, आपने कुछ कोष एक बनाया है, मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए देने का मन है कि मैं 50 लाख रुपए से एक कोष स्थापित कर देता हूं, तो आप ऐसा कीजिए कि शुरू में आप 50 लाख रुपए मत दीजिए, क्योंकि उस 50 लाख रुपए के ऊपर अगर आपको 2% की भी स्टैंप शुल्क अगर देनी पड़ी, तो वो 2% जो जाएगा वो सरकार के हाथ में जाएगा, और काफी वो अगर आप एक सामाजिक संस्था को देखें तो वो 2% के भी काफी बड़ा जो अमाउंट है वो हो जाता है। तो इसीलिए उस रकम से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप न्यास विलेख बनाएं, उस न्यास विलेख में जो भी आप व्याख्या करें, जो आप उल्लेख करें कि कितनी संपत्ति दी जा रही है, आप एक बार के लिए एक छोटी रकम उसके अंदर आप डाल दीजिए। मान लीजिए कि आपने उसमें 5,000, 5,100, 11,000, 21,000 ऐसा कुछ एक रकम डाल दी, ताकि आप अपने स्टैंप शुल्क को बचा सकते हैं।
और जब एक बारी आपकी जो न्यास विलेख है उसकी रचना हो जाए, उसका पंजीकरण हो जाए, उसके तत्पश्चात आप अपने इच्छा हेतु आप वापस 50 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 10 लाख जो आप देना चाहें वो आप कोष में दे सकते हैं, कोष दान के तौर पे, कॉर्पस के तरीके से, और उस पर कोई स्टैंप ड्यूटी दोबारा नहीं लगेगी। सिर्फ पंजीकरण के दौरान जो न्यास विलेख के अंदर जो संपत्ति दी जाती है उसी के ऊपर एक स्टैंप का शुल्क लगता है। यह ध्यान रखिएगा, और इससे आपका एक योजना आपको मैंने दे दी है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये सब हम बात कर चुके हैं। अब हम आते हैं कंपनी के ऊपर। ये काफी आवश्यक है। कंपनी, जब मैंने बात करी, मैंने आपको बताया एक नई धारा जो आई है और उसमें सेक्शन 8 कहा जाता है। सेक्शन 8 कंपनी, आपने कई बार सुना होगा, जो अनुभाग है कंपनीज एक्ट 2013 का, कंपनी कानून का, उसके अंदर अनुभाग 8 के अंदर यह कहा गया है कि अगर आपने कोई एक ऐसी कंपनी की स्थापना करी, बनाई, जिसका उद्देश्य है सामाजिक कार्य करने का और उसका उद्देश्य लाभ कमाने का नहीं है, तो वैसी कंपनी के नाम के पीछे आपको फाउंडेशन या ऐसा एक चीज रखनी पड़ेगी जिससे कि आप समझ सकें, कोई आप जान पाए कि इस कंपनी का उद्देश्य सामाजिक कार्य करना है। आमतौर पे देखिए, आपने देखा होगा कि कंपनियों के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड नाम का वर्ड, एक शब्द आप देखते हैं। देखिए, ये जो हम प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड की हम जब बात करते हैं, तो ये क्या होता है कि ये पर्याप्त इसलिए होता है कि इससे समझ में आए कि इस कंपनी का उद्देश्य क्या है और ये कंपनी क्या है, ठीक है ना। जैसे हम सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करते हैं, तो जहां पे भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड आता है, उसमें आपको ये देखना है कि प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड का मतलब वो ऐसी कंपनियां जो कि लाभ हेतु ही काम कर रही हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए अब हमको ये देखना है कि अगर हम लोग एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो हमारे को कंपनीज कानून के अंदर ये छूट दी गई है कि हम प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड का जो नाम है हम वो नहीं करेंगे, और हमारे लिए जो हम नाम अक्सर जो हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे लिए होगा जैसे फाउंडेशन, एक मैंने आपको उदाहरण दिया, फाउंडेशन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई भी आप नाम अपने नाम के आगे जोड़ दें और आप पंजीकरण करा लें। तो इसमें धारा अनुभाग 8 के अंदर आपको एक लाइसेंस दिया जाता है इस प्रकार का काम करने के लिए। अब एक और बताता हूं आपको, जब आप प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड की बात करते हैं, तो इन कंपनियों के अंदर एक जो पंजीकरण का तरीका होता है, और ये अलग कैसे होती हैं कंपनियों, क्योंकि इनके अंदर जो एक तरीका है काम करने का, वो यह है कि इसमें शेयर्स एक दिए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। और जहां तक बात धारा 8 की आती है, उसमें इक्विटी शेयर्स की बात नहीं होती है। इक्विटी शेयर मतलब सामान्य शेयर जो होते हैं। तो धारा 8 जो है वो 2 प्रकार से बन सकती है। एक तो होती है धारा 8 जो आप सामान्य शेयर के जरिए बना सकते हैं, और दूसरी होती है जिसमें आप गारंटी दे सकते हैं। तो गारंटी के अंदर आप जो भी लोग इसकी स्थापना करते हैं, वो उसमें गारंटी देते हैं कि भाई मैं ये गारंटी देता हूं कि इस जो मैं संस्था जो स्थापना कर रहा हूं कंपनीज एक्ट के अंदर, उसकी मैं इतने रुपए तक की गारंटी में दे सकता हूं। वो 1000 रुपए भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है। इस गारंटी का अर्थ क्या हुआ कि कल को किसी कारणवश अगर इसका विघटन करना पड़े, तो आपका उत्तरदायित्व यह होगा कि जो मूल्य की गारंटी आपने दी है, वो निजी तौर पे आप सरकार को उसका शुल्क चुकाएंगे। पहली चीज, वो शुल्क आप चुकाएंगे। दूसरा ऐसा है कि अगर आपने उसको सामान्य शेयर के प्रकार से उस कंपनी की स्थापना करी, तो उसमें भी यही है कि जितने के शेयर्स आपने लिए उतने को आप उसको चुकाएंगे। यहां पर मेरे जो सुझाव आपको यह है कि अगर आप में से कोई भी एक कंपनी बनाना चाहे सामाजिक कार्य करने के लिए, धारा अनुभाग 8 के अंदर बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि इसमें प्रबंधन जो है वो अपने आप में काफी मजबूत है। इसकी व्यवस्था जो है वो काफी अच्छी है, शासन इसका काफी अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात यह, क्योंकि एक जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप न्यास की बात करेंगे, तो न्यास को किसी प्रकार की कोई शासन विधि उस पर लगती नहीं है, उसके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई कानून नहीं लगता है, और क्योंकि किसी प्रकार का कोई नियम नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए जो एक अनुभाग 8 की जो कंपनी होती है, उसमें कंपनीज कानून 2013 के सारे नियम और कानून का पालन उसको करना पड़ता है। पहली चीज तो उससे क्या है कि उसकी एक साख अलग रहती है, और एक जो शासन विधि है वो काफी अच्छी रहती है। तो इसके लिए यह एक अच्छा
जरिया है, एक अच्छी लीगल एंटिटी आपको मिलती है। और सबसे बढ़िया यह है कि देखिए आज हम लोग आप कोरोना का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको कहूं तो हम एक तकनीकी दौर में जी रहे हैं। आज अभी एक क्लास भी है, तो ये आप मान के चलिए कि धन्यवाद देता हूं एक कृत्रिम तकनीकी को कि हम लोग तकनीक को कि हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं और ये सारी चीजें कर पा रहे हैं। आज के दौर में हम कोई भी अगर हमें सूचना मिलती है तो सूचना प्रबंधन और सूचना पद्धति इतनी आगे जा चुकी है कि सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पे, अपने मोबाइल पे गूगल करके देखते हैं कि कोई अगर मान लीजिए आज हम लोग काम भी कर रहे हैं। जब आपने देखा होगा कि वीवाईके ने एक ये कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया जिसमें उन्होंने बॉश के साथ मिलकर के ये एक अच्छा कार्यक्रम किया है, तो जरूर बहुत लोगों ने उसको गूगल करके देखा होगा, वीवाईके के बारे में इतिहास पढ़ा होगा। वीवाईके का इतिहास ऐसे भी काफी गौरवान्वित करने वाला है। आपने बॉश के बारे में पढ़ा होगा, इस कार्यक्रम के बारे में पढ़ा होगा। उसी प्रकार आप किसी भी संस्था के बारे में, अगर कोई धारा 8 की कंपनी बनी है, अनुभाग 8 में कोई सामाजिक संस्था अगर बनी है, पंजीकृत है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको उसका इतिहास, उसके अंदर उसके संरक्षक कौन कौन है, उसमें निर्देशक कौन कौन है, डायरेक्टर्स का पोस्ट इसमें होता है, और उस कंपनी की स्थापना कब हुई थी, और उसका जो पंजीकृत जो दफ्तर है वो कहां पर है, ये सारी की सारी जो आपको सूचना है वो आपको कंपनीज जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है उनके वेबसाइट के ऊपर ये मिल जाएगी। तो इसीलिए एक जो साख है वो बढ़ जाती है क्योंकि पारदर्शिता काफी है। और जो मानदेय देने वाले खास तौर से जो कॉर्पोरेट्स हैं और जितने भी निगम से, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट्स में क्या है कि उनको जो निगम से संबंधित जो शासन प्रणाली होती है उसके प्रति उनका ध्यान थोड़ा ज्यादा होता है, तो और इसीलिए वो आपको मानदेय देने से पहले उनकी झिझक कम हो जाती है जब आप एक धारा अनुभाग 8 के अंदर आपकी कंपनी बनी हो सामाजिक कार्यों के लिए। अब देखिए फर्क इतना है कि जैसा मैंने आपको बताया कि सेक्शन 8 के अंदर जो अनुभाग 8 में जो कंपनियां होती है उसका पंजीकरण होता है कंपनीज एक्ट में, ट्रस्ट का नहीं होता है। तो जब आप काम करते हैं तो कुछ पंजीकृत संस्थाएं होती है, कुछ पंजीकृत संस्थाएं नहीं होती हैं। ट्रस्ट एक पंजीकृत संस्था नहीं है और सेक्शन 8 एक पंजीकृत संस्था है। उसके साथ में आपको एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप एक कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है। इनकॉर्पोरेट मतलब सम्मिलित, निगमित, क्योंकि वो एक बाकी जितनी भी अगर आप लेंगे, अगर सोसाइटीज और ट्रस्ट की बात करेंगे, अब देखिए 3 मैंने बात करी, ट्रस्ट, सोसाइटी और कंपनी। अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं तो ट्रस्ट ना ही एक पंजीकृत संस्था है और ना ही ट्रस्ट एक सम्मिलित या निगमित संस्था है। ट्रस्ट एक पंजीकृत संस्था है सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर, इतिहास की बात कर रहा हूं। अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी एक पंजीकृत संस्था है, क्योंकि सोसाइटी, अभी हम कंपनी के बाद में संक्षिप्त में उसकी बात करेंगे। सोसाइटी का जो पंजीकरण है वो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज एक्ट 1860 के अंदर हर राज्य में होता है। हर राज्य में एक रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज होते हैं जहां पे जाकर के आप उनका पंजीकरण करा सकते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी पहली तो सबसे सर्वप्रथम कंपनी एक पंजीकृत संस्था है जो कि कंपनीज एक्ट में उसका पंजीकरण होता है, और दूसरा वो निगमित भी है क्योंकि वो निगमित भी कंपनीज एक्ट के अंदर ही हुई है। निगमित का अर्थ क्या हुआ? निगमित का अर्थ यह हुआ कि एक कृत्रिम पर्सन बन जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन जिसे कहते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या है? उसके कई सारे लाभ हैं। अगर आप ट्रस्ट की बात करेंगे तो ट्रस्ट एक कृत्रिम व्यक्ति नहीं है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि अगर ट्रस्ट में किसी प्रकार की अचल संपत्ति ली जाए तो संपत्ति का जब आप पंजीकरण कराते हैं तो उसमें जो ट्रस्टीज, जो संरक्षक होते हैं, उनके नाम पर उनका पंजीकरण होता है। अगर ट्रस्ट के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस अगर आ जाए, मान लीजिए किसी वेंडर ने, किसी आपके जिनसे आपने माल खरीदा हो या जिन्होंने आपको कोई सर्विस दी हो, अगर मान लीजिए उनसे आपका कोई मतभेद हो जाए और आपको कोर्ट जाना पड़े, तो जो किसी प्रकार का कोई भी नोटिस अगर आपको कोर्ट से आएगा तो वो संरक्षकों के नाम से, निजी नाम से आता है, ट्रस्टीज के नाम से आता है, क्योंकि कानून के नजर में ये निगमित संस्थाएं नहीं है, जिसके हेतु यह कृत्रिम व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं। और जो एक धारा अनुभाग 8 की जो कंपनी होती है वो अपने आप में एक कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब उनका
वो जीते हैं, वो उनका जीवन मरण दोनों का दोनों कानून के अंतर्गत होता है, इसलिए वो एक कृत्रिम व्यक्ति होते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपका जो एक, आप जब कोई भी काम करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको कुछ जोखिम उठाना पड़ता है। तो बढ़िया चीज ये है कि अगर आप एक कृत्रिम व्यक्ति के तौर पे काम करते हैं तो जो आप एक खतरा मोल लेते हैं वो कम हो जाता है, आपके ऊपर संकट कम रहता है, और एक कृत्रिम व्यक्ति अपना खुद का जो केस है वो उसको लड़ सकता है। तो इसीलिए धारा 8, और सबसे बड़ी जो इसमें सबसे लाभ वाली बात वो यह है कि अभी आपने सुना होगा एक और आने वाले सत्रों में आप इस पे चर्चा करेंगे, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि अब हर कंपनी को ये कानूनी तौर पे अब ये बता दिया गया है कि आपको जो समाज के प्रति जो आपका जो भी काम है वो आपको उत्तरदायित्व निभाना होगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत अगर आपको जो भी काम करना होगा वो उसके अंदर अभी कुछ नए कानून जो हैं वो आए हुए हैं, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि अभी वो कानून को पारित नहीं किया गया है, लेकिन उन कानूनों को जो उन्होंने चर्चा के लिए अपने वेबसाइट के ऊपर डाला था, उस कानून के अनुसार यह बताया गया है कि आगे जाकर के अगर कोई कंपनी कोई भी सामाजिक कार्य खुद से नहीं करके किसी और संस्था, किसी सामाजिक संस्था के जरिए कराना चाहे तो उसमें अनुभाग 8 में बनी हुई सामाजिक संस्था जो है वही उसको कार्य को कार्यरत कर सकती है। अगर मान लीजिए यह कानून पारित हो जाता है और आगे आ जाता है तो उसमें काफी लाभ होगा ऐसी संस्थाओं के अंदर, क्योंकि अभी ये संशोधन हुआ नहीं है। अगर ये संशोधन हो जाता है तो इसको देखते हुए भी अगर हम आगे का देखें तो बहुत जरूरी है कि आप अनुभाग 8 के अंदर ही अपनी जो संस्था है उसकी आप स्थापना करें। थोड़ा सा इसका जो पंजीकरण का जो व्यवस्था है, थोड़ी उसमें अवधि लगती है, 2 से 3 सप्ताह लग जाते हैं और उसमें कई सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन एक बार जब ये व्यवस्था में आ जाए, और इसके लिए आपको जरूर किसी ना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी की मदद आपको लेनी पड़ेगी, उनके सहयोग के साथ ही ये काम हो पाएगा। थोड़ा सा इसमें व्यय भी ज्यादा आता है। अगर मैं उस सोसाइटी या ट्रस्ट की बात करूं तो ट्रस्ट तो बहुत जल्दी से ही ट्रस्ट, क्योंकि मैंने जैसे बताया न्यास विलेख का ही रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होता है, वो 1 या 2 दिन का काम है। इसमें थोड़ा समय लग जाता है और उसमें व्यय भी थोड़ा सा ज्यादा आता है। लेकिन इन तीनों में से आप जिसका भी चयन करें, पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि इसका चयन सोच समझ करके ही कीजिएगा। मैं जरूरी नहीं है कि आप सबके सब आप एक अनुभाग 8 की कंपनी का ही चयन करें। देखिए, हम सब की महत्वाकांक्षाएं अलग होती है, हमारे सबके उद्देश्य अलग हैं, हमारे ध्येय अलग हैं। जरूरी नहीं है कि हम सबको पूरे का पूरा ब्रह्मांड ही संवारना है। हो सकता है मैं छोटे से गांव में एक काम करना चाहूं और मैं उतने में संतोष कर लूं कि ठीक है, आज मैं चाहता हूं कि मेरे मोहल्ले में जो बच्चे हैं वही पढ़ लिख के और होनहार वीरवान बने। तो जरूरी नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ी संस्था की स्थापना करूं या पंजीकरण कराऊं। मैं एक न्यास की स्थापना कर सकता हूं, छोटे से न्यास की स्थापना कर सकता हूं, और एक छोटे से कोष के साथ में भी मेरा काम कर सकता हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप शुरुआत करने से पहले इन चीजों के ऊपर थोड़ी चर्चा करें और एक थोड़ी मंत्रणा करें। और फिर वापस जाऊंगा अर्थशास्त्र में, जहां चाणक्य ने कहा था कि मंत्र मूलः सर्वारंभ। किसी भी कार्य को करने से पहले आप उसकी मंत्रणा करें, मूल मंत्र लीजिए और अपने साथ के लोगों से, गुरुओं से, उन सब से बात कीजिए, क्योंकि काउंसिल जिसे कहते हैं, राइट काउंसिल, मंत्र मूला बहुत जरूरी है। आप इससे पहले कि इनमें से कोई भी चीज का चयन करें। अब हम आते हैं सोसाइटी पे। तो देखिए सर, सोसाइटी में जो सबसे बड़ी चीज है, सोसाइटी फिर से देश भर में एक काम कर सकती है, पूरे भारतवर्ष में। इसका जो पंजीकरण होता है वो राज्य स्तर पे होता है, क्योंकि हर राज्य में एक सोसाइटी का पंजीकरण करने के लिए एक अलग टीम बनाई जाती है, एक रजिस्ट्रार बनाया जाता है। और हर राज्य जो इसका जो कानून बना हुआ है, अगर आपको मैं कानून पद्धति भारत की बताऊं तो भारत में एक कानून पद्धति इस प्रकार है कि एक हमारी सेंट्रल लिस्ट होती है जो कि हमारे सेंट्रल स्तर पे चलती है, और एक हमारी राज्य की लिस्ट होती है। और राज्य की लिस्ट पे जो कानून आते हैं उनकी संरचना और उनको पारित करने का उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी राज्य सरकार की, राज्य की होती है।
राज्य में चुनित जो हमारे विधायक होते हैं उनकी होती है, और जो हमारे केंद्र स्तर के कानून हैं उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो हमने जितने भी सांसद हमने चुन के भेजे हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के जरिए ही उनको पारित किया जाता है। जैसे अगर मैं आयकर कानून की बात करूं, इनकम टैक्स एक्ट, वो एक केंद्र स्तर का कानून है। अगर मैं एक्साइज ड्यूटी की बात करूं या मैं एक सोसाइटीज की बात करूं, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन पहले केंद्र स्तर का कानून है, लेकिन उसके अंदर सब राज्यों को ये छूट दी गई है और राज्यों को ये शक्ति है कि वो उनके अंदर अपने संशोधन करें, उन संशोधन को अपने राज्य के अनुरूप वो कर सकते हैं। इसलिए हर राज्य के अंदर जो सोसाइटी का कानून है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको मिलेगा, समानता नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको देता हूं कि अगर एक समानता सब राज्यों के कानून में है, वह यह है कि एक सोसाइटी की स्थापना करना सामाजिक संस्था के तौर पे अनुरूप आपको 7 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बिना 7 व्यक्ति आप इसकी स्थापना नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो न्यूनतम व्यक्ति है उसमें न्यूनतम आपको 7 लोगों की आवश्यकता है। और उसके बाद में सोसाइटीज जो है अक्सर ये इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये कानून बना दिए गए हैं वहां के शिक्षण बोर्ड द्वारा कि अगर आप कोई विद्यालय का संचालन कर रहे हैं या आप किसी अस्पताल का संचालन कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सोसाइटी की स्थापना करके ही उसका संचालन आपको करना पड़ेगा। हालांकि कुछ ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कुछ और प्रकार की सामाजिक कार्य करने के लिए भी सोसाइटी का ही का पंजीकरण जो है वो अनिवार्य किया गया है। अगर आप कोई राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, अगर आप एक राजनीतिक काम करना चाहते हैं तो उसकी स्थापना भी पहले एक सोसाइटी के प्रकार से होती है और उसमें 100 लोगों की आवश्यकता है। जब 100 व्यक्ति मिलकर के अपना उद्देश्य राजनीतिक कार्य का बनाते हैं तब वो उसका पंजीकरण कराते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर, उसके अंतर्गत, और तब उनको एक राजनीतिक पार्टी का जो एक पंजीकरण है उनको दिया जाता है और उसका सर्टिफिकेट उनको दे दिया जाता है। तो सोसाइटी के अंदर आपको 7 की आवश्यकता है। सोसाइटी पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी काम कर सकती है। पंजीकरण एक राज्य स्तर पे होता है। अब मैंने आपको बताया कि समानता तो ये हो गई, विभिन्नता क्या है? विभिन्नता यह है कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली में एक सोसाइटी का पंजीकरण कराते हैं तो आपको यह करना है कि आप उसका पंजीकरण करा करके आप एक बार ही अगर आपने करा लिया तो वो हमेशा वैसे का वैसे चलेगी। और उसके अलावा अगर आपने हरियाणा में मान लीजिए या आपने उत्तर प्रदेश में अगर सोसाइटी की आपने पंजीकरण कराई है तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपको उसको हर 2 साल के अंदर आपको उस सोसाइटी को फिर से आपको नवीनीकरण करना पड़ेगा। हालांकि दिल्ली में नवीनीकरण का कोई भी प्रावधान नहीं है। एक बारी अगर आपने बना लिया तो वो चलती रहेगी। और फिर उसके अंदर कुछ जो कानून है, जैसे आपको वार्षिक तौर पे क्या क्या चीजें जमा करानी है, क्या क्या चीजों का अनुपालन करना है, वो थोड़े से अलग हैं। उनमें कुछ भिन्नता है जो कि हर राज्य के अलग से होगी। हम उसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे क्योंकि उतनी समय सीमा हमारे पास में नहीं है। एक और मैं आपको बात बता देता हूं कि कहीं जगह पे इस प्रकार के भ्रम फैलाए जाते हैं कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी ट्रस्ट में या किसी भी कंपनी में घर के 2 सदस्य जो है वो नहीं हो सकते और वो डायरेक्टर, निर्देशक नहीं बन सकते, संरक्षक नहीं बन सकते। सोसाइटी में 7 अलग लोग चाहिए, 7 अलग राज्यों से। ये सब भ्रम है, ये मिथ्या है। आप ऐसी बातों पे विश्वास न करें। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई प्रावधान किसी भी कानून के अंतर्गत नहीं है। मैंने आपको सबसे पहले सर्वप्रथम एक बात बताई थी कि कोई भी सामाजिक संस्था एक निजी संस्था होती है जिसका उद्देश्य समाज का भला या धर्मादा का कार्य करने के लिए होता है। आप परिवार के सदस्य, दोस्त मिलकर के भी एक संस्था बना सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा और एक विषय के ऊपर जो कि हम आगे चर्चा करेंगे, लगभग 15-20 मिनट बाद, 10-15 मिनट बाद हम उसी की चर्चा करेंगे। वो शासन के ऊपर बात आती है कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। जब शासन व्यवस्था की मैं बात करता हूं तब देखिए, आप आवश्यक है कि आप अलग अलग क्षेत्रों से जो व्यक्तित्व आप लेके आइए ताकि आपकी जो सामाजिक संस्था है उसकी छवि का विकास हो, उसका स्वयं का विकास हो और उसकी साख बढ़े। अगर परिवार के ही कुछ सदस्य बैठ जाएंगे तो बाहर वाले को ऐसा लगता
लगता है कि पारदर्शिता की शायद कमी है, ये बाहर के लोगों को क्यों नहीं लाना चाह रहे हैं, तो वो एक शासन व्यवस्था का विषय बन सकता है, लेकिन कानून का विषय नहीं है वो। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। एक और भ्रम जो मैं आपको अभी उस पे भी मैं आपको एक थोड़ी सी जो है मैं उसको क्लैरिटी आपको दे देता हूं। उसमें यह है कि देखिए एक जो स्पष्टता आपको यह माननी चाहिए कि कई लोग ये भी बोलते हैं कि अगर आपने सोसाइटी का निर्माण किया और सोसाइटी की स्थापना करी तो आप किसी और राज्य में काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप भारतवर्ष में कहीं पे भी कोई भी न्यास की स्थापना करके, सोसाइटी की स्थापना करके या कंपनी की स्थापना करके पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी, लेकिन भारतवर्ष के अंदर, बाहर नहीं, भारतवर्ष में कहीं पे भी आप कोई भी कार्य कर सकते हैं जो कि सामाजिक कार्य होता है। हिंदुस्तान में एक भारत में कुछ वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व लगभग एक बिल लाया गया था। उस बिल को पेश तो किया गया था पर उस पर आगे चर्चा नहीं हुई। वह बिल यह था कि एक नेशनल सोसाइटी की बात हुई थी, मल्टी स्टेट सोसाइटी की, कि एक ऐसी सोसाइटी की रचना हो जो कि पूरे भारतवर्ष में सब जगह काम करें। उसके कुछ प्रावधान ऐसे थे कि आपको अगर मल्टी स्टेट सोसाइटी बनानी है तो उसमें आपको 7 व्यक्ति 7 अलग राज्यों से चाहिए, लेकिन वह आज डब्बा बंद हो चुका है। उस बिल का आगे कुछ नहीं हुआ। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ अगर ऐसी बातें करें तो आप मान लीजिएगा कि वो शायद अभी भी वो भविष्य में नहीं जी रहे हैं, वो आज भी भूतकाल में ही जी रहे हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, आप कहीं पे भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया इसके अंदर जैसे न्यास होता था, न्यास विलेख होता है, वैसे इसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बायलॉज होते हैं। आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो आपको बनाने पड़ते हैं, और जो एक कानून आपको अलग से उपनियम बनाने होते हैं, वो उपनियम आपके सोसाइटी के ऊपर लागू होते हैं। उपनियमों को, बायलॉज को आपको ध्यान से, इसकी रचना आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। फर्क आपको इसमें इतना समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने आपको बताया, ट्रस्ट में जो भूमिका होती है न्यास में, वो संरक्षकों की होती है, ट्रस्टीज की होती है। एक सोसाइटी जो है वो एक उसकी जो रूपरेखा है वो बहुत ही प्रजातंत्र वाली रूपरेखा है। उसमें 2 भाग होते हैं, और 2 भाग जो है उसमें ऐसा होता है कि एक तो होती है, और 2 स्तर हैं उसके अंदर। 2 स्तर कौन से हैं? एक तो होता है उसमें जनरल बॉडी, ठीक है, मतलब आम सभा। आम सभा होती है जो कि कई सारे मेंबर बनाए जाते हैं, और वो आम सभा अपने में से एक अंतरंग सभा को एक चुनती है जो कि उसकी गवर्निंग बॉडी बनती है। तो जिस प्रकार हमारा देश का शासन चलता है, और उसी प्रकार से हमारा एक सोसाइटी का जो शासन है वो भी उसी प्रकार से चलता है। तो होता क्या है, जो आम सभा होती है वो आम सभा अपने में से कुछ लोगों को एक संचालक मंडल का चयन करती है। संचालक मंडल का चयन जो होता है वह कैसे होता है, वो वोट डाल करके होता है। तो इसमें चयन होता है, और जो आप इसमें जो संचालक मंडल है, जो गवर्निंग बॉडी है, उसका इलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन नहीं होता है। तो इलेक्शन आपको करना पड़ता है, और फिर जो संचालक मंडल है वो इलेक्शन, जो उनका चुनाव होता है, और वो जो चयनित होते हैं वो फिर अगले कुछ वर्षों तक, हर 2 साल 3 साल राज्य की कानून पद्धति और आपके जो उपनियम आपने बनाए हैं उनके अनुसार आपको चुनाव कराने पड़ेंगे, चाहे वो हर 2 साल में हो, चाहे वो हर 3 साल में हो। और आम सभा में से चयनित होकर के ये व्यक्ति वहां बैठेंगे और अपने वो सारा का सारा जो काम है उसका काम करेंगे, क्रियान्वयन का काम इनका होता है। हमने इन सब बारे बातें कर ली। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, पंजीकरण वहां पे होता है, इसलिए अब हम जाते हैं। अब एक छोटा सा मैंने आपके सामने एक स्लाइड दी है, हम लगभग 1 मिनट इसके ऊपर और बिताएंगे कि भाई तीनों का मैंने आपके सामने एक रूपरेखा, मैंने आपका एक व्याख्या मैं कर रहा हूं। और अगर इसका आप देखेंगे, इसकी तुलना में करूं तो देखिए, कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट, तीनों के अपने अलग महत्व हैं, तीनों के अपने फायदे हैं, तीनों के अपने उपयोग हैं, और तीनों का अपना अलग अलग लाभ है। आपको इनका चुनाव या इनका चयन कई सारे चीजों को देखते हुए मद्देनजर आपको करना है। और उसमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपना व्यय कितना होगा, और उसके अलावा आपको यह देखना है कि आपका कोई भी सामाजिक कार्य करने का या एक संस्था का संचालन करने का, देखिए सबसे आवश्यक क्या चीज है, आपको एक संस्था का संचालन करने का कितना अनुभव है, वो एक काफी बड़ा एक तर्क बनेगा। क्योंकि अगर आप अनुभवहीन हैं तो आप शायद एक ट्रस्ट से शुरू कीजिए, क्योंकि
ट्रस्ट के अंदर जो एक वार्षिक तौर पे हम जहाँ पे एक अनुपालना की बात करें, एक कंप्लायंस अनुपालन जो होता है वो सबसे कम होता है, उसमें खर्चा और व्यय सबसे कम लगता है, मात्र 2 व्यक्ति एक ट्रस्ट की स्थापना कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होगा कि आप एक न्यास की स्थापना करके अपना कार्य शुरू करें। वहीं अगर आपको अनुभव काफी है, आपने पहले कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है और आप एक सुनियोजित प्रकार से आपको काम करने की आदत है और आप उसके आदी हैं, तो आप एक कंपनी या सोसाइटी में से किसी प्रकार की भी एक व्यवस्था का आप चयन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कानून पद्धति ऐसी है कि उस कानून में लिखा है कि अनिवार्य है कि आपको एक सोसाइटी ही चाहिए, तो आपको सोसाइटी की स्थापना करनी पड़ेगी। तो यह आप एक जो मैंने आपके सामने एक जो उल्लेख किया हुआ है, आपको ये प्रेजेंटेशन जो है आपके साथ में शेयर कर ली जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप उसके बाद में इसको और देख लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई शंका आपके मन में हो, आप सवाल जवाब के समय पे हमें से ले सकते हैं। आगे चलते हुए अब रजिस्ट्रेशंस की बात आती है। अब आते हैं दूसरे पहलू पे। दूसरा पहलू यह है कि अभी हमने बात करी कि हमें सामाजिक कार्य करना था, हमें धर्मादा का कार्य करना था। तो धर्मादा के कार्य करने के लिए हम ऐसी कौन सी कानूनी तौर पे हम ऐसा क्या ढांचा बनाए। हमने संघीय ढांचे की बात करी, तो ढांचा जो हमने बात करी वो हमने बात करी एक सोसाइटी की, एक न्यास की, एक कंपनी की। अब हम बात करते हैं कि ढांचा तो हमने बना लिया, अब साहब हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं। और मैं कई बारी जब अगर आप भी अपने मन को टटोलेंगे तो शायद आपके मन में भी ऐसे कई भाव आएंगे कि हम जहां समाज के पालन हेतु, समाज के भले हेतु कुछ कार्य करना चाह रहे हैं, वहां पे इतनी अनुपालन क्यों, इतने उपनियम हमारे पे ही क्यों। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं और आप आए दिन आप पढ़ते हैं कि कहीं किसी प्रकार का आज आप अगर किसी बैंक की बात करेंगे और उधर आप देखेंगे कि भाई किसी बैंक के कोई वित्तीय घाटा कहीं हो गया, कहीं किसी और ने किसी और प्रकार का कोई फ्रॉड कर दिया है। तो आप जो धोखाधड़ी के मामले होते हैं, तो आप सोचते हो कि भाई हम तो कोई छल की बात कर नहीं रहे हैं, ना ही हमारी कोई ऐसा उद्देश्य है कि हम प्रवंचना करना चाहते हैं किसी प्रकार का। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है, मात्र एक उद्देश्य है कि हम समाज का भला करें। पर उसके बाद में भी इतने सारे जो पंजीकरण, मैंने तो सिर्फ एक बहुत छोटी सी आपके सामने एक लिस्ट रखी है और ये काफी बड़ी भी याचिका हो सकती है, लेकिन इसको हम अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए ऐसा है कि हम जिस युग में जी रहे हैं वहां पे कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। तो वही बात है, प्रत्यक्ष और प्रमाण आपको दोनों देना पड़ता है। और कहीं ना कहीं एक न्यास की हमने बात करी, ट्रस्ट, कहीं ना कहीं आपसी न्यास जो है वो क्षीण होते जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि समाज में लोगों को एनजीओ के प्रति कम विश्वास है, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार को एनजीओ के प्रति कम विश्वास है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि समाज में हर प्रकार के तत्व होते हैं। तो कई ऐसी संस्थाएं भी हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य कर रही हो, चाहे वो एक कंपनी का काम कर रही हो, वो लाभ के हेतु काम कर रही हो। कई ऐसे उदाहरण हम सबके समक्ष आए हैं जहां पर एक सामाजिक संस्था के ढांचे का भेष बना करके कई लोगों ने छला है कई लोगों को। और इसी प्रकार की कई सारी जो घटनाएं हैं जो उतनी अच्छी नहीं है वो हुई हैं। और उसी की रोकथाम हेतु और ऐसा करने के लिए कि लोग अगर कोई मानदेय आपको दें तो उनके सामने एक पूरा ब्यौरा हो और उनको पता हो कि उनका जो पैसा है वो सही जगह जा रहा है, कई प्रकार की जो पंजीकरण है और कई प्रकार के जो कई प्रकार के अनुपालन है वो आपको करने पड़ते हैं। क्योंकि हम काफी अभी तकनीकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, तो एक छोटी सी मैं एक आपको किस्सा सुना देता हूँ कि आपने सुना होगा, बचपन में एक कहानी सुनते थे कि एक लकड़हारा था, गरीब बूढ़ा, वो लेकिन कर्मवान था, कर्मशील था, जाता था जंगल में लकड़ियां काटता था। एक दिन लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर जाती है और वो हताश वहां बैठा रहता है, निराश होता है और भगवान को याद रखता है। तो एकदम से जल में से देवी निकलती है और देवी उसको एक सोने की कुल्हाड़ी देती है कि पुत्र तुम रो मत, रुदान मत करो, ये शायद तुम्हारी कुल्हाड़ी गिर गई है। तो वो किसान जो लकड़हारा होता है वो बोलता है कि नहीं माता, ये तो मेरी कुल्हाड़ी है ही नहीं, ये तो सोने की है, मेरी तो सोने की थी नहीं। तो वो वापस जल में समा जाती है और जल से वापस निकल करके वो एक चांदी की कुल्हाड़ी उनके लिए लेके आती है, रत्नों से सुसज्जित कुल्हाड़ी होती है, उनको देती है। वो फिर बोलते हैं कि नहीं ये कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है।
वो माता फिर अंदर जाती है और इस बारी वो उनकी जो लकड़ी की कुल्हाड़ी होती है उसमें लोहे का एक जो कुल्हाड़ लगा रहता है वो देती है कि ये आपकी थी, तो वो बोलते हैं हाँ यही मेरी थी। तो माता उसकी सच्चाई से वो इतना प्रसन्न होती हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति तो मिलता नहीं है, वो तीनों कुल्हाड़ी उसको दे देती है। आप सबने ये कहानी सुनी होगी, लेकिन आपने इस कहानी का सिर्फ यही भाग सुना है, पहला भाग आपने सुना, आपने अगला भाग सुना नहीं। अब होता यह है कि साहब वो तीनों कुल्हाड़ी लेकर के घर आ जाता है। घर आता है तो जो उनकी धार्या होती है, उनकी पत्नी होती है, वो तीनों कुल्हाड़ी देख के बड़ी खुश होती हैं, वो तीनों कुल्हाड़ी रख लेती हैं। अब वो तीनों कुल्हाड़ी लेती हैं तो उन तीनों कुल्हाड़ी से क्योंकि सोने की और चांदी की कुल्हाड़ियां उनके पास में होती है जिसमें रत्न सुसज्जित होते हैं, उन रत्नों को बेच करके वो एक घर बना लेते हैं और संपन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं कि तभी उनके घर में इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है। अब इनकम टैक्स वाले आके बोलते हैं कि भाई कुल्हाड़ी कहां से मिली तुमको? तो कुल्हाड़ी, वो जो लकड़ आ रहा होता है वो बोलता है कि भाई ये कुल्हाड़ी तो मुझे देवी ने दी थी, जल देवी ने दी थी। अब इनकम टैक्स बोलता है कि उनका पैन दीजिए आप, हम कैसे मान ले कि जल देवी ने दी थी? अब वो उनके पास तो पैन होता नहीं है। जब नहीं होता है तो इनकम टैक्स क्या करती है कि उनका उनकी जो भी उनको कुल्हाड़ी, जो भी उन्होंने उस कुल्हाड़ी को बेच करके जो कोष बनाया होता है उसके ऊपर टैक्स लगा देती है और बोलती है ये अनाम संपत्ति है, गुमनाम संपत्ति है, ये अनाम मानदेय है। और इसलिए कानून आया था कि आप किसी प्रकार का अनाम गुमनाम मानदेय या अनाम अंशदान आपको नहीं मिल सकता। खाली मंदिरों में या धार्मिक संस्थाओं में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में अभी भी आप ले सकते हैं, लेकिन बाकी धर्मादा वाली संस्थाओं को नहीं मिल सकता। तो देखिए इस प्रकार से इसलिए आवश्यक है कि आप कितने भी साफ छवि से मन से काम करें, ये बहुत जरूरी है। और एक बहुत बड़े जस्टिस हुए थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि कानून की पालना हो। जब एक डिसीजन देता है कोर्ट किसी प्रकार का, तो जब कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, जब फैसला सुनाया, तो उन्होंने कहा कि न्याय हुआ ये होना अनिवार्य है, पर ये लगे कि न्याय हुआ ये उससे भी ज्यादा आवश्यक है। तो इसीलिए आप काम कर रहे हैं ये दिखना चाहिए, और साथ साथ में जब आप अलग अलग पंजीकरण लेते हैं, अनुपालन करते हैं, तो उससे दिखता है और उससे साख बढ़ती है कि हाँ आपने इन सब चीजों के अंदर काम किया। तो अब इस कहानी के बाद मैं आपको बताता हूं कि पंजीकरण क्या क्या कराने होते हैं और क्यों कराने होते हैं। तो देखिए दो सबसे प्रमुख हैं, हम पहले दो प्रमुख की बात करते हैं। सबसे पहला पंजीकरण आपका आयकर कानून के अंतर्गत, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत आपको कानून के अंदर अपना पंजीकरण कराना है। क्या क्यों कराना है? इसलिए कराना है कि अगर आप एक धर्मादा न्यास हैं, आप एक काम कर रहे हैं, एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, या आप एक सोसाइटी हैं, या आप एक कंपनी है, तो आपको इनकम टैक्स कानून में, आयकर कानून के अंदर कुछ छूट, कुछ राहत दी गई है। वो राहत क्या है? वो राहत यह है कि अगर आपने इनकम टैक्स कानून के कुछ अंश, कुछ सहभाग के अंदर अगर आपने अपना पंजीकरण कराया, तो आपको जितनी आपकी आय उस साल है, जो आपको मानदेय मिला है, कोष के अलावा, कोष मतलब कॉर्पस, उसके अलावा उसका 85% आप व्यय उसी साल, उसी वर्ष में करेंगे जिस वर्ष में आपको आय मिली। अब आपकी आय क्या क्या हो सकती है? आपके देखिए आय, एक पहला आय तो होगा आपका जो भी अंशदान या आपको मानदेय मिलेगा, जिसे हम वॉलंटरी, स्वैच्छिक अंशदान, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। दूसरा आपका आय होगा, मान लीजिए आपको जो आपने कोष बनाया, या आपको कोई कोष के हेतु कोई दान मिला, कोई कॉर्पस डोनेशन मिला, और उससे आपने एक अवधि के लिए और आपने उसको बैंक में उस पैसे को डाल दिया, तो जो एक सावधि जमा जो होती है, आपने सावधि जमा कराई, उस सावधि जमा पे आपको ब्याज मिला, वो भी आपकी आय हो गई। और तीसरा, अगर मान लीजिए कोई आप एक विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, या आप एक अस्पताल चला रहे हैं, अस्पताल के अंदर आपने एक दवाई की दुकान जो है उसका भी काम किया। अब दवाई की दुकान में आपने जब दवाइयां बेची या कोई और ऐसा सामान बेचा जो कि आपको आप किसी भी प्रकार की चिकित्सा कर रहे हैं, उसके लिए उसका वो अनिवार्य है, तो उसमें जो आपकी आय होगी वह आय भी आपकी आय के अंदर जुड़ेगी। तो जो पूरी आपकी आय है उसका 85% आपको उस वर्ष में आपको खर्च करना पड़ता है, उसका व्यय करना पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 15% आप आगे ले जा सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई भी आयकर आपके ऊपर नहीं लगेगी, इनकम टैक्स आप पे नहीं लगेगा। किसी कारणवश अगर आप 85% नहीं खर्च कर पाए, तो आप एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर सकते हैं,
और उस फॉर्म को भर के आपको एक घोषणा पत्र होता है, उस वो फॉर्म अपने आप में एक घोषणा पत्र होता है, और उस घोषणा पत्र में आप ये लिख सकते हैं कि देखिए मैं ये शपथ लेता हूं कि आने वाले 5 सालों के अंदर मैं जो बची हुई राशि है उसको मैं सामाजिक कार्यों के ऊपर, इन सामाजिक कार्यों में, सामाजिक कार्य का भी जो धर्मादा का कार्य है उसका भी आपको उल्लेख करना पड़ेगा, और मैं उन कार्यों के ऊपर मैं इसको मैं उसका जो व्यय है वो मैं करूंगा, और आपको सरकार उसके ऊपर छूट दे देगी। तो इसीलिए इन सब कारणों से आपको एक आयकर कानून के अंदर जो है आपको अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। जब एक संस्था अपना पंजीकरण कराती है तो वो पंजीकरण होता है 12AA में, जो उसका जो भाग है वो अनुभाग होती है 12AA। अब इसमें कुछ बदलाव आ गया है, अभी तक 12AA होता था, अब बदलाव आया है और अब ये हो गया 12AB। मैं बदलाव के बारे में अभी चर्चा करूंगा आपसे, अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि 12AA में 12AA या 12AB के अंदर जब पंजीकरण होता है तो उसको उसका जो लाभ है वो लाभ मिलता है, और जो छूट मिलती है वो संस्था को मिलती है। लेकिन जो दान दाता आपको अंशदान दे रहा है उसको लाभ कब मिलेगा? उसको लाभ जब मिलेगा जब आपको अनुमति मिली है अनुभाग 80G में, 80G में। और 80G जो आयकर कानून का जो हिस्सा है उसमें यह कहा जाता है कि अगर कोई संस्था जो कि 12AA में या 12AB में पंजीकृत है, अगर उसको अनुमति दी गई है 80G के अंतर्गत, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी दानदाता जो आपको अंशदान दे रहा है, उनको उस अंशदान का 1% का की छूट मिलती है अपने आयकर में से। तो जहां तक एक निजी सामाजिक संस्था है, जो एक प्राइवेट जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उनके अंदर 50% तक की छूट दी जाती है। अंशदान के 50% को वो उसकी छूट ले सकते हैं अपने आयकर में, दानदाता छूट ले सकते हैं। इसीलिए दोनों प्रकार के जो पंजीकरण है उनकी अपनी अलग महत्ता है। और अगर मान लीजिए कि आपकी संस्था में व्यक्तिगत दान कम आते हैं, दानदाता कम है, और आपको अक्सर जो आपको जो दान मिलते हैं वो या तो दूसरी संस्थाओं से मिलते हैं, और जिसे हम ये संस्थान के दान जो बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल कॉन्ट्रीब्यूशन हम जिन्हें कहते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई आप ऐसी संस्था है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसके अंदर 80G के अंदर आप उसकी अनुमति लें, आप खाली पंजीकरण 12A में भी कराएंगे तब भी आपको चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए व्यक्तिगत तौर पे आपको काफी दानदाता हैं और मानदेय मिलता है तो बेहतर यही होगा कि आप उसका जो आप अनुमति 80G में भी लीजिए, क्योंकि संस्थागत दान आपको मिल सकते हैं, संस्थागत दान आपको कॉर्पोरेट से मिल सकते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट भी आपसे 80G की रसीद मांगेंगे, क्योंकि उनको भी उसका छूट अपने आयकर में लेना चाहिए। तो ये तो था पहला हिस्सा। और इस हिस्से में 2 चीजें और थी। इनकम टैक्स में आप एक पैन लेते हैं, पैन एक प्रकार का आइडेंटिटी नंबर होता है, आप सब इससे अवगत हैं, इस पे हम ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। टैन जो होता है वो टैक्स डिडक्शन के लिए नंबर होता है। आप जब किसी प्रकार का व्यय करते हैं तो जैसे मान लीजिए आपने कोई व्यय किया और व्यय आपने दिया, आपने किराया दिया, तो एक किराया अगर एक हद से ज्यादा देंगे तो उसके ऊपर आपको कुछ आयकर खुद पहले उसको आप खुद रखना पड़ेगा, और उसके बाद में कटौती करनी पड़ेगी, और जो आपने मूल्य की कटौती करी है वह आपको जमा कराना पड़ेगा आयकर विभाग के साथ में। किनके और आपको जो जमा कराना पड़ेगा वो आपने जिनके पक्ष में वो कटौती करी है उनके पक्ष में आपको जमा कराना पड़ेगा। उसी प्रकार जब आप किसी को एक व्यावसायिक देते हैं, आप व्यावसायिक व्यय अगर आप कोई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, व्यावसायिक व्यय के अंदर जैसे मान लीजिए आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसा दिया, या किसी वकील को आपने पैसे दिए, कानूनी सलाह ली, या फिर आपने अपने कार्यों को कार्य करने के लिए आपने किसी से कोई और सलाह ली, उनको आपने कुछ पैसे दिए, और अगर आपने उनको जो भी आपने उनको मानदेय दिया है वो मान लीजिए 30,000 रुपए से ऊपर का है, तो उसमें ऐसा होगा कि आपको एक हिस्सा आपको उसका आपको उस फीस में से एक हिस्सा जो है वो आपको कटौती करनी पड़ेगी और वो सरकार को देना पड़ेगा। वो देने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जो कि टैन है। तो आपके आयकर कानून के अंदर ये सारे जो रजिस्ट्रेशन है, ये सारे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
अब मैं आपको थोड़ी सी चर्चा करूंगा 12AA और 12AB के ऊपर, फिर हम दूसरे जो प्रमुख और जो सबसे महत्वपूर्ण एक एनजीओ के तौर पे आती है वो FCRA है, वो उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब मैं 12AA और 12AB की बात करूं कि हमने दोनों क्यों लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अभी तक गत वर्ष 2020 तक मात्र एक ही धारा, एक अनुभाग था जो कि था 12AA, जिसके अंतर्गत एक बारी अगर आपका पंजीकरण हो गया तो ताउम्र हमेशा के लिए सदैव आप हमेशा के लिए आपको एक छूट दी जाती थी, और वो अनंत थी, अनंतता तक आपको छूट दी जाती थी कि जब तक आपकी संस्था रहेगी और आपने कोई ऐसा कानून का उल्लंघन नहीं किया, किसी अनुपालना का उल्लंघन नहीं किया, तब तक आपका वो पंजीकरण रहेगा और आपको उसकी छूट मिलती रहेगी। ये 12A का कानून था। लेकिन गत वर्ष 2020 में जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट का जब प्रस्ताव जो है वो पारित किया था, उसमें उन्होंने एक नया संशोधन किया और यह बोला कि कानून में कुछ बदलाव है। नया एक अनुभाग जो है उसका संशोधन किया, 12AB नामक एक नया अनुभाग जो है वो लेके आए। और उसमें क्या है, उसमें ऐसा है कि आपको जब छूट दी जाएगी, छूट तो वैसी की वैसी है, लेकिन उस छूट में क्या व्यवस्था बदल गई है कि उसमें जो प्रस्तावना इन्होंने करी है वो यह है कि आपको जो छूट है उसका नवीनीकरण, आपको अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना पड़ेगा हर 5 साल के लिए। तो जो समय सीमा थी वो अनंतता थी, अब अनंतता से हट करके उसकी अवधि मात्र 5 वर्षों के लिए सीमित कर दी गई है। तो 5 वर्षों के बाद में एक प्रकार से फिर से आपकी जांच होगी और 5 वर्षों के बाद में फिर से आपको उसका नवीनीकरण कराना पड़ेगा। तो एक और उत्तरदायित्व एक संस्था के ऊपर आ गया है। उसी प्रकार जो एक अनुमति ATG की आती है, ATG में देखिए क्या था, 2010 तक कानून यह था कि आपको ATG एक सीमित अवधि के लिए दी जाती थी, कभी 2 साल, कभी 1 साल, कभी 3 साल, और उसको आपको नवीनीकरण कराना पड़ता था। लेकिन अक्टूबर 2010 के अंदर एक CBDT ने, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, उन्होंने एक अधिसूचना जारी करी थी। और ये अधिसूचना जो है उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो भी संस्थाएं हैं जिनका उस समय, उस दिनांक में, जिस दिनांक में अधिसूचना आई थी, अगर उनके पास में एक ATG की अनुमति है तो वो ATG की अनुमति अब अनंतता के लिए कर दी गई है, उसको पारित कर दिया गया है। लेकिन अब गत वर्ष 2020 फरवरी 1 फरवरी में ये कानून आया और अब ATG की भी जो समय सीमा है वो 5 साल है। लेकिन एक स्पष्टता मैं अभी आपके सामने रख देता हूं, प्रदान कर देता हूं, प्रस्तुत करता हूं कि अभी तक जब ये बजट के अंदर ये बात रखी गई थी, प्रस्तावना आई थी, तब उस प्रस्तावना में ये कहा गया था कि 1 जून 2020 से जो भी संस्थाएं जो अभी पंजीकृत हैं उनके लिए, उनको दोबारा से आप एप्लीकेशन तो लगाएंगे, लेकिन उनका जो हैगा सिर्फ रीवैलिडेशन होगा। ठीक है, मतलब एक उनकी पूरी समीक्षा नहीं की जाएगी, लेकिन एक सिंपल एक रीवैलिडेशन होगा और एक पुनर्विधिकरण होगा। उस पुनर्विधिकरण में यह देखा जाएगा कि आपके सारे जो भी आपसे कागज मांगे जाएंगे, आपके कागजात अगर पूरे हैं तो आपको स्वतः ही आपको 12AB के अंदर आपका पंजीकरण अपने आप कर दिया जाएगा। लेकिन कोई नई संस्था है उसको पूरा का पूरा की पूरी विधि देनी पड़ेगी, अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि हम सब कोरोना से ग्रस्त थे तो उसके लिए इसको थोड़ा और आगे खिसका दिया गया और अभी फिलहाल जो समय सीमा इसकी कर दी गई है वो 1 अप्रैल 2021 कर दी गई है। 1 अप्रैल 2021 से इसका पूरा का पूरा जो कार्य है वो वापस वो शुरू होगा, प्रारंभ होगा। और जो संस्थाएं अभी 12AA के अंदर पंजीकृत हैं उनको 12AB के लिए अपना जो पंजीकरण का जो एक पूरी प्रथा है वो वापस चालू करनी पड़ेगी। और मैंने जैसे कहा पुनर्विधिकरण होगा, खाली रिवैलिडेशन होगा और इसमें आगे कुछ नहीं होगा उन संस्थाओं का। अब हम बात करते हैं नई संस्थाओं की। अगर मान लीजिए आप नई संस्था का स्थापना कर रहे हैं और आपको 12AB के अंतर्गत अगर पंजीकरण कराना है तो देखिए उसमें छूट क्या दी गई है। ये कानून काफी अच्छा भी है। अच्छा इसलिए है कि पुराने कानून के अंदर कई संस्थाओं को यह समस्या आती थी कि वो जब जाते थे और अपना एक जब 12AA के अंदर एक आवेदन जब भर्ती करते थे, प्रार्थना पत्र भर्ती करते थे, एप्लीकेशन लगाते थे,
उस आवेदन हेतु उनसे यह पूछा जाता था, प्रश्नोत्तरी आती थी और उस प्रश्नोत्तरी में यह कहा जाता था कि भाई आपने अभी तक क्या क्या गतिविधियां की हैं, आपने कौन से कार्य करे हैं, वो आप उसकी एक व्याख्या कीजिए। अब होता क्या था कि नई संस्था होती थी तो उसके पास में उतना कोष नहीं होता था, फंड्स नहीं होते थे और वो कार्य नहीं कर पाते थे। कानून यह कहता था, विधान यह कहता था कि आपको 12AA के अंदर पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ आपके उद्देश्यों के अनुरूप मिलना चाहिए, उद्देश्यों के बल पे मिलना चाहिए। लेकिन कथनी और करनी में काफी फर्क रहता है और उस फर्क के कारणवश कई संस्थाओं को घुटने रगड़ने पड़ते थे और उनको पंजीकरण बहुत मुश्किल से मिलता था, कठिनाई से मिलता था। उस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार ने ये 12AB की प्रस्तावना करी और 12AB में क्या बोला गया है, आप अगर एक नवीन संस्था है, आपने जस्ट अभी अभी और फिलहाल ही में आपने अपना पंजीकरण कराया है या आपका जन्म हुआ है, तो आप बिना किसी कार्य किए हुए भी आप जैसे ही एक अपना आवेदन अगर भरते हैं 12AB के अंतर्गत, तो आपको बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रश्न के आपको एक प्रकार का पंजीकरण कर दिया जाएगा। और ये पंजीकरण जो आपका होगा ये कब तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा। और ये जो है अस्थायी होता है, ये अस्थायी पंजीकरण होगा। अस्थायी पंजीकरण के आपको फिर स्थायी पंजीकरण के लिए वापस से एक आवेदन भरना पड़ेगा। वो कब भरना पड़ेगा, या तो 3 साल तक या 6 महीने के भीतर जब आपने कोई कार्य शुरू कर दिया हो। तो होगा क्या कि जैसे आपको इसका एक अस्थायी पंजीकरण मिला, आप कहीं ना कहीं लोगों से अंशदान ले सकते हैं, काम शुरू कर सकते हैं। जैसे आपने काम शुरू किया, 6 माह के अंतर्गत आपको अपना आवेदन भरना है और उसके बाद में पूरी जांच होगी, छानबीन होगी और उसके अंतर्गत आपको 12AB के अंतर्गत पंजीकरण करा दिया जाएगा। तो अभी फिलहाल इसे 1 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। हो सकता है फरवरी 1 पे जब हमारी वित्तीय मंत्री जो है आदरणीय निर्मला जी, हो सकता है इस पे और थोड़ी सी स्पष्टता प्रदान करें। जब अगर वो प्रदान करेंगी तब हम देखेंगे। अभी फिलहाल आप किसी प्रकार के भ्रम में ना आए और अभी अगर आप नई संस्था बनाते हैं तो 12AA के अंदर आप अपना आवेदन जो है वो भर्ती करा सकते हैं। तो यह बात थी आयकर की। अब हम आते हैं दूसरे कानून पे, जो कि होता है FCRA, विदेशी अंशदान के ऊपर विधिनियम कानून एक बना था। विदेशी अंशदान पे जो कानून बना था FCRA का कानून है। FCRA का कानून क्या कहता है? FCRA का कानून यह कहता है कि अगर आपको किसी विदेशी सूत्र से किसी भी प्रकार का कोई अंशदान अगर मिलता है तो वो आप तभी आप उसको स्वीकार कर सकते हैं अगर आपका पंजीकरण इस अमुख कानून के अंदर हुआ हो, जो कि कानून क्या है, FCRA एक्ट 2010। अगर मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त में अगर मैं उसकी बात बताऊं तो अगर हम वापस जाएं तो इसका जो, अगर इसकी वंशावली की बात करूं तो वंशावली ऐसा है कि 1976 में ये कानून पहली बार ये कानून आया था, इसकी प्रस्तावना हुई थी। और 1976 में कानून इसलिए आया था, उस समय भारत के प्रजातंत्र पे एक सवाल खड़ा हुआ था इमरजेंसी के तौर पे। और आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है कुछ लोग उसका हिस्सा भी रहे हो, कुछ लोगों ने उसको देखा भी हो। और उस समय ये कानून इसलिए लाया गया था। इस कानून की मंशा क्या थी? इस कानून का उद्देश्य यह था कि जो लोग इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और ये रोकने के लिए, एक रोकथाम करने के लिए कि विदेशी पैसा, विदेशी चंदा, विदेशी अंशदान किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में उसका इस्तेमाल नहीं हो। एक सबसे पहला उद्देश्य यह था। तो इसीलिए यह कानून आया कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा है जो समाज से जुड़ा हुआ हो तो उसमें आप अंशदान विदेश से ले सकते हैं। लेकिन कौन कौन नहीं ले सकता? जो राजनीतिक काम करना चाहे, जो अखबार में संपादक हो, कोई जज हो, लोगों द्वारा चुना हुआ कोई नेता, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, और इस प्रकार की कुछ पाबंदियां लगाई गई थी। ये कानून चलता रहा। 2010 में इस कानून को पूरा का पूरा बदलाव किया गया। हालांकि पूरा बदलाव तो नहीं किया गया, आज भी 1976 की बहुत सारी चीजें उसमें रख दी गई, लेकिन औपचारिक तौर पे उन्होंने 1976 का कानून था उसको निरस्त कर दिया और नया कानून 2010 में लागू कर दिया। अब नए कानून के अंदर अभी बहुत सारे संशोधन हुए। सितंबर 2020 में
29 सितंबर 2020 से इसके अंदर बहुत सारे कानून बदल गए। मैं आपको बहुत संक्षिप्त में FCRA के बारे में बता देता हूं। सर्वप्रथम, अगर आपकी संस्थाओं को बाहर से किसी प्रकार का कोई अंशदान लेना हो, जब मैं बाहर से बात करता हूं तो आप समझ जाइए कि इसमें विदेशी अंशदान क्या होता है। पहले हम ये समझेंगे। विदेशी अंशदान का मतलब यह है कि अगर आप कोई ऐसा अंशदान ले रहे हैं किसी विदेशी मूल के व्यक्ति से, वो व्यक्ति कृत्रिम व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। मतलब एक तो है कि जो प्राकृतिक व्यक्ति जैसे हम, या फिर कृत्रिम व्यक्ति यानी कोई संस्था। तो आप किसी विदेशी मूल बहुत आवश्यक है। मैं उदाहरण देता हूं। आज मान लीजिए मैं, या मान लीजिए गुरु हरीश यहाँ बैठे हैं, आपसे प्रश्नकाल के समय या उसके बाद में आप में से किसी ने उनको एक चिट्ठी, एक पत्र लिखा, और पत्र में आपने एक निवेदन किया कि देखिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, इस कार्य के लिए अगर आपकी तरफ से कुछ अंशदान मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए गुरु हरीश ने, क्योंकि गुरु हरीश भी जाते रहते हैं बाहर और विदेशों में, इन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया है, संबोधन इन्होंने किया है, और ये बाहर आए तो इनको मानदेय में कुछ डॉलर्स मिले, और क्योंकि सेवा भावी हैं, और तो इन्होंने आकर के जो भी डॉलर्स इनको मिले थे, उन्होंने सारे के सारे डॉलर्स आपको एक लिफाफे में भर के, और $2000 मिले थे वो आप ही को दे दिए। अब हमें ध्यान ये रखना है कि क्या ये $2000 जो आपको मिली है, क्या ये विदेशी अंशदान कहलाएगा? तो देखिए इसका उत्तर है नहीं, ये विदेशी अंशदान नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको ये डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने पैसा दिया, और डॉक्टर हरीश वशिष्ठ भारतीय मूल, भारत से ना सिर्फ भारतीय मूल के हैं, वो भारत के ही नागरिक हैं। नागरिकता देखी जाती है। तो इसमें देखिए आपको रंग देखना है नागरिकता का, ना कि आपको रंग देखना है आपको दी गई जो नोट है उसका। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि मुद्रा का रंग नहीं देखना, नागरिकता का रंग देखना है। वही मान लीजिए कि आपने चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी लिखी किसी और ऐसे व्यक्ति को जो कि बाहर के हैं, और बाहर के ऐसे व्यक्ति हैं, और उन्होंने अगर आपको मान लीजिए पैसा दिया हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं तो मैं, कई सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं और कई सारे ऐसे हमारे व्यक्तित्व हैं जो कि आज भी बाहर की नागरिकता रखते हैं। जैसे अक्षय कुमार एक काफी बड़े सितारे हैं, लेकिन उनके पास में जो नागरिकता है वो कनाडा की है। अगर मान लीजिए अक्षय कुमार आपको 2 लाख रुपए भी देते हैं तो वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन नागरिकता उनकी भारत की नहीं है, और इसीलिए उनका दिया हुआ जो 2 लाख रुपया है वो FCRA कानून के अंतर्गत आएगा, और उसको स्वीकार करने के लिए, उसके स्वीकृति हेतु आपको अपना पंजीकरण FCRA कानून के अंतर्गत कराना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं कराएंगे तो आप एक जो उसकी जो पालना करनी होगी वो अनुपालन आप नहीं करेंगे, और उसके अंतर्गत आपके ऊपर कई प्रकार के कड़े जो है वो कदम उठा सकती है FCRA। FCRA जो है वो एक राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का रूप भी है, नेशनल सिक्योरिटी स्टैट्यूट। भारतवर्ष में कई ऐसे कानून बने हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, और इसका कुछ अंश राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके है। इसीलिए ये कानून जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसकी पूरी देखरेख, इसका संचालन, इसका संरक्षण गृह मंत्रालय ही करती है। तो इसीलिए आपको इसका बहुत ध्यान देखना है, और इसका गैर अनुपालन आपको नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि FCRA कानून के अंदर पंजीकरण कैसे कराया जाए। तो संस्था है, आपका जन्म अभी अभी हुआ है, तो आप एक अस्थायी प्रकार की अनुमति उनसे ले सकते हैं, जिसे एक प्रायर परमिशन के नाम से जाना जाता है, जिसे पूर्वानुमति कहते हैं। आप पूर्व अनुमति क्यों ले सकते हैं? आपको पूर्व अनुमति मिल सकती है एक सिर्फ और सिर्फ एक मूल्य के अंशदान के लिए, कि क्योंकि आप नई संस्था है, तो आप एक आवेदन पत्र भर सकते हैं। उस आवेदन पत्र में आपको पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा, व्याख्या करनी पड़ेगी कि हम ये कार्य करना चाह रहे हैं, हमारे पास में ये दानदाता उपलब्ध हैं जो कि फला देश में हैं, और उन्होंने हमें एक शपथ पत्र में लिख के दिया है कि वो इतना पैसा देंगे, और उसके हेतु हम आपसे अनुमति मांगने आए हैं। तो आपको एक पूर्व अनुमति दी जाएगी, और आपको वो पूर्व अनुमति सिर्फ उस काल के लिए दी जाएगी जिस काल में आप उस मुद्रा का पूरा व्यय कर देते हैं उन कार्य के लिए जिसके लिए आपको वो पैसा मिला है। दूसरा, आप पूरा का पूरा पंजीकरण कब करा सकते हैं? पंजीकरण आप करा सकते हैं जब आपकी जो संस्था है उसकी स्थापना को 3 साल पूरे हो जाए।
उसके बाद में आप FCRA के अंतर्गत आप अपनी पंजीकरण करा सकते हैं। एक जो दूसरी और शर्त होती है वो यह है कि आपको लगभग 15 लाख रुपए जो है वो आपको सामाजिक कार्य पे या धर्मादा के कार्य पे आपको खर्चनी पड़ेगी, और ये अवस्था भी आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी आपका पंजीकरण FCRA कानून के अंतर्गत होगा। अब आपको ध्यान रखने की यह चीज ये है कि आप हिंदुस्तान में कार्य करने के लिए आप जब आप सामाजिक या धर्मादा का कार्य करते हैं तो या तो आप उसका क्रियान्वयन खुद करें, आप खुद उसका एग्जीक्यूशन करें, या फिर मान लीजिए कि आप खुद नहीं कर सकते हैं, और क्योंकि आप दिल्ली में बैठी एक संस्था है, आप पुणे में बैठी एक संस्था है, हो सकता है आप गुवाहाटी में बैठी एक संस्था है, और इसीलिए क्रियान्वयन आप खुद नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी और के की कोई और विशेषज्ञ का कोई ऐसी संस्था जो कि उसके अंदर जिसमें उनका अनुभव हो या वो उसके विशेषज्ञ हैं, आप ऐसी संस्था के साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, FCRA में अब एक बदलाव आ गया है कि अगर आपके पास में किसी प्रकार का विदेशी अंशदान आया है तो आप उसको आगे दान नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा जो मानदेय मिला है वो आपको खुद स्वतः उसको खर्च करना पड़ेगा अपने कार्यों के ऊपर। लेकिन अगर आपका जो मानदेय, आपको जो दान मिला है वो विदेशी चंदा नहीं है, वो देश का ही है, और आपको वो जो पूरा का पूरा जो आपको जो दान मिला है वो स्थानीय सूत्रों से मिला है, तो उसमें कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। आप ये दान किसी भी विशेषज्ञ संस्था को दे सकते हैं जिसमें उनका अनुभव हो, जिस उनका कार्य क्षेत्र के हिसाब से, और उसके अनुरूप आप उनको चंदा दे सकते हैं, और वो आपके प्रति आपके पक्ष में उसका क्रियान्वयन करा सकते हैं। तो यह एक बहुत जरूरी सूची थी। FCRA की जो अवधि होती है इसके पंजीकरण की, वह भी 5 साल की होती है, और आपको हर साल एक आपको जो इसका ब्यौरा जो होता है वो FCRA का, वो एक वार्षिक एक विवरण जो है वो आपको देना पड़ता है वार्षिक प्रतिफल के तौर पे। जैसे आपको इनकम टैक्स कानून के, आयकर कानून के अंतर्गत भी एक आपको वार्षिक विवरण देना पड़ता है, अनिवार्य है। पहले अनिवार्य नहीं था, अभी अनिवार्य है हर ऐसी संस्था को जो कि 12AA या 12AB के अंतर्गत पंजीकृत हो, तो यह आपको देना अनिवार्य है। अब ऐसा है कि एक FCRA कानून के अंतर्गत अगर आपको अपना पंजीकरण कराना है, और उसके अलावा भी ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर है, एक दर्पण करके एक पोर्टल बनाया गया है। दर्पण जो है वो NGO दर्पण के नाम से मशहूर है, और यह भारतीय सरकार के नीति आयोग द्वारा संचालित है। इसमें अगर आप अपना पंजीकरण कराते हैं, और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने शब्द का चयन किया दर्पण, वह भी सिर्फ इसीलिए था कि लोग आए और बाहर के लोग, सरकारी संस्थाएं जो कि ऐसी संस्थाओं को मानदेय देना चाहती हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, तो ये दर्पण के ये जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल जो उन्होंने, वेबसाइट जो उन्होंने बनाई है, वो एक दर्पण की भूमिका का पालन करें, और उसमें आप अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करा सकते हैं। FCRA में अब पंजीकरण कराने के लिए दर्पण अब फिर से अनिवार्य है। मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ, बीच में एक अवधि थी, पहले ये अनिवार्य था, फिर बीच में एक अवधि थी जब ये अनिवार्य नहीं था, अब ये फिर से अनिवार्य हो गया है। तो दर्पण में अगर आप FCRA नहीं भी करा रहे हैं तब भी आप दर्पण में अवश्य आप अपना पंजीकरण कराइए, क्योंकि वहां पे आपको सरकार की कई सारी ऐसी जो दान होते हैं उसके बारे में आपको सूचना दी जाती है, अधिसूचना जारी की जाती है, और कई सारी जो सरकारी योजनाएं हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसी संस्था है जो जो आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिनके अंदर कोई ऐसा कार्य हो जिसपे सेल्स टैक्स, GST जो कि अब हो गया है, GST अगर उस पर लागू होता है तो आपको GST में भी आपको अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा। सरल शब्दों में मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, जो मैंने जैसे आपको बताया कि आप अस्पताल दवाई की दुकान आपको जो है चिकित्सा हेतु आपको चलानी पड़ रही है, उसका संचालन करना पड़ रहा है। जब आप दवाई बेचते हैं तो यह एक प्रकार का व्यवसाय है, जब आप इस प्रकार का एक व्यापार है, तो अगर आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं अपने जो आपका मुख्य उद्देश्य है उसके अधीनस्थ अगर कोई आपका एंसिलरी अगर कोई आपका व्यापार होता है, तो उस व्यापार को करने के लिए GST का पंजीकरण आपको कराना पड़ेगा, अगर 20 लाख से ऊपर उसकी रकम हो जाती है। तो दूसरा ध्यान देने की बात यह है कि अगर आप कोई भी अधीनस्थ व्यापार कर रहे हैं
तो आप ध्यान रखिएगा कि वो जो अधीनस्थ व्यापार है वह आप अलग से करें, उसका बैंक का खाता अलग बना के रखें। अब सबसे जो प्रमुख बात है मैं आपको अभी बता देता हूं कि आयकर में एक अनुभाग है जो कि है अनुभाग 2 और उसका सह अनुभाग है 15, 2 ब्रैकेट में 15, सेक्शन 215। वह बोलता है कि जो चैरिटेबल पर्पस है, धर्मादा के उद्देश्य क्या है, उसमें उन्होंने 7 स्तंभ बता रखे हैं। धर्मादा के 7 स्तंभ कौन से हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। वो स्तंभ है, सबसे पहला है रिलीफ फॉर पुअर, गरीबों के लिए। दूसरा है मेडिकल रिलीफ, चिकित्सा हेतु। तीसरा है एजुकेशन, और चौथा है वर्किंग फॉर एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ। पांचवा है प्रोटेक्शन ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड म्यूजियम्स। छठा है योग, और सातवां है एनी अदर यूज फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी। अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप पहले 6 स्तंभों में अपना पंजीकरण कराते हैं कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो आप गरीबों को राहत प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप एक शिक्षात्मक काम कर रहे हैं, अगर आप शिक्षात्मक काम कर रहे हैं आप, या फिर आप एक चिकित्सा का काम कर रहे हैं, या आप पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, या आप ऐसी सांस्कृतिक धरोहर या हमारी इतिहास की धरोहर के संरक्षण का काम कर रहे हैं, या आप योग का काम कर रहे हैं, इन सब में अगर आपने कोई भी काम किया और इसके अधीनस्थ अगर आपका कोई व्यापारिक काम भी होता है तो उसमें किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। लेकिन जो मैंने बताया 7वां स्तंभ, एनी अदर यूज फॉर जनरल पब्लिक यूटिलिटी, अगर आप उसके अंदर, अगर आप एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको दिक्कत ये आएगी कि उसमें एक उन्होंने सीमा लगा दी है कि अगर तब आप कोई अधीनस्थ काम करते हैं जो व्यापार के दायरे में आता है तो उसका जो पूरा व्यय है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी आय 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 20% से ऊपर होगी तो आपको उसके ऊपर आयकर चुकाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब आप सेक्शन 12AA या 12AB में अपना पंजीकरण कराएं तो कोशिश कीजिएगा कि पहले 6 स्तंभों में ही आपका पंजीकरण हो, और पहले 6 में नहीं होता है तो कोशिश कीजिए कि आप अगर 7वें में करा रहे हैं तो आपका जो अधीनस्थ व्यापार आप करें उसका जो आय है वो 20% से कम हो। यह था जहां तक एक पंजीकरण की बात थी। ये सारी चीजें मैं आपसे बात कर चुका हूं। लास्ट में एक जो मैंने छोटा सा लिखा है लेबर लॉज, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए कोई भी जो श्रमिक जो कानून बने हुए हैं, श्रमिक कानून हर एक पे लागू होते हैं। जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय इंश्योरेंस हो गया, तो प्रोविडेंट फंड वगैरह के जो कानून है वो उसी प्रकार से लगेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास में आपने इतने लोगों को नौकरियां दिया है और उनकी जो आप जो वेतन देते हैं वो वेतन एक सीमा से कम में है तो ये कानून जो है ये लगेंगे, और इन कानूनों की अनुपालना बहुत आवश्यक है। ये थे कुछ पंजीकरण। इन पंजीकरण को कैसे कराना है, क्या कराना है, फिर वही, क्योंकि समय कम है हमारे पास तो मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, और ये आपको इस स्लाइड्स में मिल जाएंगी। अब हम ये इसके बाद में अब हम छोटी सी बात करेंगे व्यवस्था के ऊपर, और व्यवस्था की बात करने के लिए मैं फिर से अनुमति चाहूंगा। मैं ये जो स्लाइड्स मैंने अभी आपके लिए चलाए, इन स्लाइड्स को मैं बंद करता हूं और नई स्लाइड्स मैं आपके लिए चलाता हूं जिसपे हम एक व्यवस्था की बात करेंगे मात्र 10 मिनट, और उसके बाद हम अपना जो प्रश्नकाल है उस पर चर्चा कर लेंगे। जी आ गया सर। उम्मीद रखता हूं कि सबको ये दिख रहा है सर। आगे जी, पावर पॉइंट कोड में डाल दी जी सर, ओके जी। जी अब हम बात कर रहे थे एक व्यवस्था की, और ये हरीश सर ने पहले ही इस बात की जो है दिशा निर्देश मुझे दे दिए थे कि इस विषय के ऊपर जरूर चर्चा करनी है, और ये काफी आवश्यक है क्योंकि प्रबंधन बहुत ज्यादा एक अगर आज के समय में देखा जाए तो बहुत ही अनिवार्य है, और प्रासंगिक भी है। क्योंकि जब मैं प्रासंगिक की बात करता हूं तो
आज इस समय जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस युग में एक अच्छा और पारदर्शित प्रबंधन जो है वो काफी प्रासंगिक होता है, क्योंकि उसी के हेतु आपको कॉर्पोरेट जगत से सीएसआर के अंदर और बाकी कई सारी योजनाओं के अंतर्गत आपको मानदेय मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं मिलती हैं। तो इसलिए इस पे हम जल्दी से हम इस पे नजर दौड़ाएंगे एक कि भाई अगर हम बात करें सबसे पहले कि सुशासन जिसे कहते हैं कि भाई क्या होता है। हम गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सुशासन की बात करते हैं कि आप कैसे एक अच्छे शासन की स्थापना कर सकें या उसकी परिकल्पना भी कैसे कर सकें। उसके लिए हम अगर बात करें एक सामाजिक संस्थाओं को चलाने के लिए, तो क्या हमारी शासन विधि, क्या प्रणाली हमारी होनी चाहिए, जो अभिशासन है वो कैसा होना चाहिए, उसमें उसका नियंत्रण कैसा होना चाहिए। अगर ये सब हम बात करें तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि ये इसे होता क्या है। मतलब शासन जो हम अगर बात करें तो इसे कहते ये है क्या ये पारदर्शिता है। क्या चीज की पारदर्शिता? कि जो भी मैं कोई भी किसी भी प्रकार का अगर मैं कोई फैसला अगर मैं लेऊं तो क्या उसकी पारदर्शिता को ही ये बात बोला जाएगा कि भाई मैं निर्णय करने की क्षमता उसको मैं बोलूं, या फिर मेरे उत्तरदायित्व की मैं बात करूं, या फिर जो भी मेरे पास में शक्तियां हैं उसका विभाजन मैं इस प्रकार करूं कि सबके पास में समानताएं हो। जितने भी लोग जो संरक्षक मेरे साथ काम कर रहे हैं इस कार्य के अंदर, उन सबके पास में समान हक या समान शक्तियां उपलब्ध हो। या फिर मेरे पास में जिस प्रकार का कोष है, मेरे पास में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को मैं एक सही प्रकार से उसका मैं क्रियान्वयन कर सकूं, उसका मैं उपयोग कर सकूं। तो ये सभी चीजों का एक मिश्रण जो होता है, इन सभी चीजों का एक बहुत ही सुंदर जो एक सम्मिलित रूप है, उसी को हम शासन कहते हैं या निगमन कहते हैं, वही गवर्नेंस का रूप है। अब इस गवर्नेंस के लिए अब हम बात करते हैं, एक छोटी सी बात आती है कि अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं। ठीक है जी, क्योंकि हम कई बार ये शब्द सुनते तो हैं, एक होता है अकाउंटेबिलिटी और एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में गवर्नेंस की जहां तक बात आती है, गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी की तरफ रुझान ज्यादा रखता है। गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी की प्रतिमूर्ति प्रतिरूप है। अकाउंटेबिलिटी होती है जवाबदेही और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिम्मेदारी। दोनों में आपस में क्या फर्क है, इस पे हम बात करते हैं। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, आप समझ जाएंगे। आप जिम्मेदार हैं ये जरूरी है, लेकिन आप जवाबदेही बने ये अति आवश्यक है। क्योंकि जवाबदेही जब आपकी स्थापित होगी, आपकी जवाबदेही जब आपके सामने रहेगी, तब जो आपका जो एक शासन है वो सुशासन के अंदर परिवर्तित होगा। मैं आपको उदाहरण ये देता हूं कि बचपन में कई बारी मोहल्ले में, गली मोहल्ले में घर के नीचे क्रिकेट खेल रहे होते थे, और क्रिकेट खेलने के दौरान कई बारी बॉल मार देते थे और बॉल जाकर के किसी पड़ोस में किसी आंटी के घर, किसी के पड़ोसी के घर जाकर के शीशा टूट जाया करता था। तो अब देखिए जब वो शीशा टूटा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी हुई? मैंने शॉट मारा, मेरे हाथ में बल्ला था, गेंद को मैंने मारा, तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी हुई। लेकिन जवाबदेही किसकी हुई? जवाबदेही मेरे पिताजी की हुई। शाम को जब वो दफ्तर से वापस घर लौटेंगे तो वो आंटी आकर के और वो चाची आकर के घर में आकर के जो पूरा का पूरा ठीकरा है उनके गुस्से का और उनके टूटे हुए शीशे का, वो मेरे पिताजी के सर पे फोड़ेगी कि आपके लाल ने, आपके सपूत ने देखिए क्या किया। तो जवाबदेही हुई मेरे पिताजी की। तो देखिए जहां तक एक प्रबंधन की बात आती है, वहां आपके साथ में कोई भी काम करे, आपके टीम में आपके साथ खूब सारे लोग काम करेंगे। कुछ लोग जो है वो मील पे जाके काम करेंगे, कई सारे ऐसे आपके साथ में जो जमीनी स्तर पे काम करने वाले लोग होंगे, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। लेकिन जहां तक जवाबदेही की बात आती है, वो जवाबदेही होती है संरक्षकों की, ट्रस्टीज की या डायरेक्टर्स की। अगर एक सामाजिक संस्था में जब हम एक धर्मादा का कार्य करते हैं, अगर हम सारे के सारे कार्य अपने ना सिर्फ जिम्मेदारी से अपितु जवाबदेही के साथ अगर हम अपना काम करने लग गए और ये उत्तरदायित्व अगर हमने समझ लिया, तो आप समझ लीजिए कि इसके बाद में मुझे आगे किसी स्लाइड को चलाने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पे गवर्नेंस का कार्य पूरा हो जाता है। तो जवाबदेही की बात आती है। अब हमने बात कर ली कि एक एनपीओ निजी संस्था है, सामाजिक संस्था है, एक राजनीतिक संस्था है, क्या वो उसमें लाभ हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको मैं वापस से नहीं दोहराऊंगा। जहां तक हमने बात करी, अब मैं एक छोटा सा आपके सामने एक जो चित्र सामने है, वह सिर्फ इसलिए है कि एक ढांचा, एक संघीय ढांचा एक विधान में
पंजीकृत संस्था का जो कि सामाजिक कार्य कर रही है उसका कैसे क्या होना चाहिए, कि भाई ये स्वैच्छिक संस्थाएं होती है, इनका जो प्रतिनिधित्व होता है वो कौन करता है, वो बोर्ड मेंबर या संरक्षक करते हैं, कहीं पे निर्देशकों की जो टोली होती है कंपनीज में वो करते हैं, और जो गवर्निंग बॉडी होती है वो हो गई आपकी सोसाइटी के अंदर वो करती है। तो ये एक प्रकार का इसका एक प्रतिरूप होता है। और इसके बाद में जो एक जो शासी निकाय है, जो मंडल होता है वो सोसाइटी के अंदर होता है। अब इनके नीचे आपके कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप जिनको आप उनको नियुक्त कर सकते हैं, उनकी नियुक्ति होती है। उनकी किनको नियुक्त कर सकते हैं आप? सीईओ, आप सीएफओ, ऐसा कोई भी आप उनको नाम दे दीजिए, नामित कर सकते हैं आप। उनकी नियुक्ति करते हैं एक अच्छे, ताकि एक जो आपका कार्य का जो क्रियान्वयन हो वो अच्छे से हो। और ये सारे के सारे व्यक्ति अपने अनुभव के साथ आते हैं, ये विशेषज्ञ होते हैं, और इस प्रकार आपका कार्य अच्छे से होता है। और जो एक दैनिक व्यवस्था का जो अनुपालन होता है वो ये काम करते हैं। और उसके बाद में आप बाहरी सदस्यों के साथ में, जैसे आपके ऑडिटर्स हो गए, जो आपके सनादिक लेखाकार हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आपके ऑडिट आके करते हैं, आपके विधान के विशेषज्ञ, आपके एडवोकेट्स हो गए, या उस जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं आप उनकी सहायता ले सकते हैं। उनसे आप ये बोल सकते हैं कि वो आपको आपके साथ मंत्रणा करें ताकि आप अच्छे से काम कर सकें और उस कार्य का आपको जो है वो आप उसका लाभ भी उठा सकें, और तभी आपका प्रबंधन अच्छे से होगा। हमने अब जहां तक आता है गवर्नेंस, जो प्रबंधन की बात आती है, मैंने जैसे आपको बताया कि कंपनी को अगर आप छोड़ दें, कानून बने नहीं है जो कि एक न्यास के ऊपर लागू हो सके, जिसका आपको अनुपालना करनी पड़े। इसीलिए जो आप अधिनियम अपने खुद के लिए बनाते हैं, जो विनियम आप अपने खुद के लिए बनाते हैं, आपके लिए वही एक प्रबंधन का स्तोत्र है। आप उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। आपकी गीता, बाइबल, कुरान, सब के सब आपके मेमोरेंडम या न्यासिक जो उल्लेख है आप वही है। जो आपका न्यास विलेख है वही आपका सब, आपका आधारभूत, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वही आपके लिए सब कुछ है। तो आप उसकी अनुपालना हमेशा कीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप एक न्यास की जब आप परिकल्पना भी करते हैं, तो आप जब एक न्यास में आप संरक्षक की भूमिका करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप उस संपत्ति को इस प्रकार आप उसका सरोबार इतना होता है, आप उसको इस प्रकार उसको रखेंगे कि जितने ध्यान से आप अपनी खुद की चीज को रखते हैं, उससे कहीं अधिक आपको उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, आपकी जवाबदेही हो जाती है। ऐसा कहते हैं, पर धनानि निक्षेप्तु केवलम स्वार्थम, कि जब आप किसी और के पर धनानि, आप किसी और की संपत्ति का जब ध्यान रखते हैं, तो उसमें आपको निष्काम भावना से, उसको आपको निस्वार्थ भावना से उसकी आपको अनुपालना करनी पड़ती है। तो इसी भावना से जब आप काम करेंगे तब आपका प्रबंधन मजबूत होगा। और इसको मजबूत करने के लिए जो आप अपने संस्था के लिए जो आपका संविधान बने, उस पर अधिक ध्यान दीजिएगा। इसलिए जब आप पंजीकरण से पहले किसी भी एक प्रमुख एंटिटी चयन करने से पहले, उस पर निर्णय लेने से पहले कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि आपके जो आपके जितने भी आप उपनियम बना रहे हैं, वो उपनियम आपको 2 प्रकार की चीजें दें। देखिए, उपनियम इतने कठोर भी नहीं होने चाहिए कि वो आपको पंगु कर दें। पंगु इस प्रकार कर दें कि कोई आप काम ही नहीं कर पाए, ठीक है ना, कि भाई क्या कर सकते हैं। तो आपके साथ में आप इस प्रकार के जो आपको उपनियम बनाने चाहिए, जो आपको सुदृढ़ करें, आपको सुदृढ़ करने चाहिए, उनको आपके हाथों को मजबूत करना चाहिए, पैरों को मजबूत करना चाहिए काम करने के लिए। और उसी समय यह भी जरूरी है कि आपके उपनियम आपको, आपकी संस्था को, क्योंकि देखिए आप संस्था की बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, तो उन उपनियमों के अंदर अपने आप इतनी शक्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रबंधन होना चाहिए कि कल को अगर आपके मन में भी खोट हो, आप मान लीजिए अपने दिशा से भटक जाएं, दिशा निर्देश नहीं पालन करें, तो वो उपनियम अपने आप में इतना संबल प्रदान करें बाकी लोगों को या समाज को कि वो आपके ऊपर और वो वापस से आपके पहिए को वापस सही दिशा पे ला सके। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कल को अगर ऐसी कोई व्यवस्था बिगड़ जाए जहां पे मान लीजिए जो प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार है या जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है, जो व्यवस्थापक है, अगर उन्हीं के मन में खोट आ जाए तो उनको आप कैसे पकड़ेंगे। तो उसके लिए जो आपके उपनियम है, जो आपका संविधान है, जो आपका न्यास विलेख है,
वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और उनको बहुत अच्छे से आपको सजग रह करके उसकी जो आपको उसका उल्लेख है, उसकी व्याख्या आपको करनी चाहिए। तो ये कार्य आप सिर्फ अपने वकील पे मत छोड़िए, आप अपने विधान के विशेषज्ञ पे मत छोड़िए, उसमें आप खुद एक सहभागी बनिए और आप उसमें प्रतिनिधित्व दिखाइए कि हाँ भाई मुझे इस प्रकार की चीजें मेरे को चाहिए। अब ऐसा है कि अगर सोसाइटी है तो उसमें चुनाव के लिए आपको अच्छे सही प्रकार के कानून उसमें रखिएगा। आप का काम करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन की हमने बातें कर ली। जहां तक आगे अगर जाएं तो अगर मैं बोलूं कि इसमें सबसे अहम भूमिका किसकी होती है, तो देखिए ये बहुत मुश्किल है कहना कि आम सभा ज्यादा मजबूत होती है कि जो आपकी शासन मंडल है वो ज्यादा मजबूत होता है, या मानदेय देने वाला ज्यादा मजबूत होता है। यहाँ बैठे जितने भी जितने लोग बैठे हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उदय जी बैठे हैं, अजीत जी बैठे हैं, जो कि इस जितनी मेरी उम्र नहीं है उतनी शायद जितनी मेरी आयु नहीं, उससे ज्यादा उनको अनुभव हो चुका है। वो ये कई लोग ये बोलेंगे कि नहीं भाई जो दान दाता है वो बहुत अहम है। और हरीश जी जो कि खुद एक ऐसी संस्था से आते हैं, क्रेडिबिलिटी अलायंस, जो कि एक प्रबंधन के ऊपर जिसकी महत्ता बहुत है, और एक छोटी जो मील के पत्थर वाले जो संस्थाएं उनके साथ जो काम करते हैं, जमीनी तौर पे काम करने वाली संस्थाओं के साथ में जब वो काम करते हैं, तो वो शायद बोलेंगे कि नहीं भाई जहां तक बात आती है वो आम सभा है उसके वो काफी ज्यादा मजबूत होती है। तो देखिए इन सब का अपना एक अलग महत्व है। आम सभा भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी की एक शासन मंडल होना चाहिए। जितना ध्यान हम अपने खुद के स्टाफ पे दें, उतना ही हम सरकार की बातों पे दें। मैं एक परिकल्पना कर सकता हूं जो इंग्लिश में कहते हैं यूटोपियन, कि एक है भाई एक काल्पनिक चीज है कि सारे के सारे बराबर है नहीं। देखिए जहां तक हम बात करें, अगर मैं आज आपसे बात करूं कि आप किसके पास ज्यादा पावर है, आपके पास में है कि सरकार के पास में है, सरकार तो आप ही ने चुनी, आप बोलेंगे कि हाँ मेरे पास तो है, पर आपके पास वो पावर 5 साल बाद ही आएगी वापस। तो इसीलिए काल्पनिक है, लेकिन हाँ अगर हम जहां तक हम कोशिश करें, प्रयास करें कि हम एक ऐसा संभाव बनाने की प्रयास करें कि सबको संबल मिले, सब सशक्त हो, और गवर्नेंस या प्रबंधन का एक एनजीओ के अंदर सशक्तिकरण का ही ये भूमिका रहती है, उसी पे हमें कार्य करना चाहिए। और फिर मैं वापस यही बात बोलूंगा कि क्या आप काम कर सकते हैं कि जो आपका शासक मंडल है वो ऐसे क्या काम कर सके। देखिए जो आपके जहां तक आप जब डिसीजंस लेते हैं, किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं, जो निर्णय करने की प्रणाली है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। निर्णय करने की प्रणाली है वो मंत्रणा के बाद होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो एक बोर्ड जो हम बनाते हैं, उस बोर्ड का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि आपके बोर्ड के अंदर कौन से लोग होने चाहिए, तो उसके ऊपर आपको काफी समय उस पर बिताना चाहिए। और जो कि आपके बोर्ड में कौन कौन कैसे कैसे लोग होंगे, किन किन व्यक्तित्वों को आप उसमें शामिल करेंगे, कौन कौन सम्मिलित होगा, उस पर आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी होने चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों से होने चाहिए, अपने क्षेत्र में अनुभवी और विशेषज्ञ होने चाहिए। तब जाकर के आपका एक जो ढांचा बनेगा उससे आपको काफी अच्छी आप उसका अनुभव उठा पाएंगे। दूसरा, आपका जो भी जिस देश में आप काम कर रहे हैं, हम भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो कानून आपके ऊपर लागू है उनकी अनुपालना करते रहिए। और एक जो आपने सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि आज कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और उनके कामों का उल्लेख जो है वो आज हमारे पास नहीं है। वो काम तो कर रही हैं, लेकिन वो शायद अपने उस काम का उल्लेख, उसकी व्याख्या कहीं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके नहीं करती हैं जहां से एक विश्व में उसका संदेश जाए। तो आपको ये भी चाहिए कि आप अपने काम को एक ऐसे मंच के ऊपर, ऐसे मंच पे मंचासीन करें, ऐसे मंच पे उसकी व्याख्या करें, ताकि लोगों के मन में इस बारे में पता चले, लोगों को ज्ञात हो कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, न्याय हो अनिवार्य है, पर न्याय हो ये लगे वो अति अनिवार्य है। तो बहुत आज के युग में आवश्यक है कि आप कानून का पालन कर रहे हैं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसकी जो एक अधिसूचना है वो जारी करनी चाहिए। तो आप संपर्क क्रांति को, सूचना क्रांति का लाभ उठाएं और उसको फैलाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है। और अंत में सिर्फ इतना बोलूंगा कि एक जो आपका
विजन और मिशन है वो बहुत ही सटीक और स्पष्ट होना चाहिए कि भाई आपका ध्येय क्या है। जो ध्येय आपका है वो जरूरी है, और ध्येय के ऊपर आप कैसे काम करेंगे। देखिए, ध्येय होता है बड़ा, और मिशन क्या होता है? मिशन ऐसा होता है कि उस ध्येय को मैं कैसे पूरा करूंगा, उसके लिए मैं योजना क्या बनाऊंगा। मिशन एक प्रकार की छोटी योजना हुई आपके ध्येय को पूरा करने के लिए। तो नियोग हो गया, आपका क्या नियोग रहेगा जिसके हेतु आप उसको पूरा करेंगे, वो आपका मिशन होता है। उसको अच्छे से उसका उल्लेख करें, उसकी व्याख्या करें, और एक अच्छी व्यवस्था बनाएं, उसकी प्रणाली की स्थापना करें, तब जाकर के आपका प्रबंधन सही रहेगा। और प्रबंधन सही रहेगा तो आपके जो बाकी नित्य कर्म है वो अपने आप सही प्रकार से चलते रहेंगे। 12A पंजीकरण वाले समितियों को उसका नवीनीकरण कब करना है? जैसा कि मैंने जब मैंने उस समय बताया था कि मैं फिर दोहराता हूं, पहले जो समय सीमा थी वो 1 जून 2020 पे थी, क्योंकि हम सब ग्रस्त थे कोरोना काल के समय। कोरोना काल के वजह से इसको फिर से आगे की तरफ खिसका दिया गया है। अब 1 अप्रैल 2021 से ये फिर से शुरू की जाएगी। अभी तक शुरू हुई नहीं है, और इससे संबंधित जितने भी जो किसी भी प्रकार के जो आवेदन है वो उसी समय आएंगे। अभी तक कुछ भी निर्धारित नहीं किया गया है, तो अभी हमें सिर्फ इंतजार करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2021 अभी इसकी नई समय सीमा दी गई है, जब ये प्रारंभ होगा तब। एक सवाल है सर कि ऑथर और ट्रस्टी में डिफरेंस क्या है? देखिए, ऑथर होता है व्यवस्थापक। ऑथर का मतलब, ऑथर वह व्यक्ति है जो कि एक किसी प्रकार के काम के लिए न्यास की स्थापना करता है, और उस न्यास की स्थापना करने के बाद तत्पश्चात वह जिन व्यक्तियों को नियुक्त करता है वह ट्रस्टी कहलाते हैं। और दूसरा जो इसमें बड़ा जो फर्क है वह यह है कि जो ट्रस्टी, अगर जो ऑथर है उसने अपनी नियुक्ति भी ट्रस्टी के हिसाब से करी है, तो एक बारी जब न्यास की स्थापना हो जाती है तो ऑथर की कोई भूमिका नहीं है। उसकी भूमिका एक संरक्षक की हो सकती है, ट्रस्टी की हो सकती है, और उसकी जो ट्रस्टी की भूमिका है वो सिर्फ इतनी है कि जब ऑथर ने जो संपत्ति छोड़ी है उस संपत्ति का संरक्षण करना और जो लाभार्थी हैं उनके लिए काम करना। यह फर्क है दोनों के बीच। अच्छा, एक सर किसी ने सवाल पूछा है कि FCRA से खरीदा गया अगर कोई सामान है, अगर उसको डिस्पोज है तो उसका पैसा किस में जाएगा? अगर आपने कोई ऐसी संपत्ति खरीदी है जो आपने FC की मुद्रा से ली है और विदेशी दान से लिया है, तो उससे जो भी पैसा आपको मिलेगा वह पैसा आप वापस FC अकाउंट में ही जमा करवाएंगे और किसी अकाउंट में नहीं जमा करवाएंगे। सभी पैनलिस्ट और जितने पार्टिसिपेंट हैं, मेरा सादर नमस्कार। BYK और बॉस इंडिया फाउंडेशन की तरफ से मैं सभी सम्मानित रिसोर्स पर्सन को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के रिसोर्स पर्सन सी अंजनी सर ने कितने सरलता से अपनी बातों को हमारे बीच रखा, जिसमें उन्होंने कंप्लायंस की बात करी, एक्ट की बात करी, NGO के रजिस्ट्रेशन की बात करी, 12A की बात करी, ATG की बात करी, FCRA की बात करी। सर, इस सहज और सुगम तरीके से हमें बताने के लिए एक बार पुनः मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं, जैसा कि हमेशा मंजुनाथ जी ने भी बोला कि डॉक्टर हरीश सर जो हैं हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते रहते हैं। सर, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे पार्टिसिपेंट का, जो ज्ञान लेने और उसकी इच्छा से इतने देर तक जुड़े रहें और उन्होंने सारा अपना शालीनता का परिचय दिया। उनके जो प्रश्न आए, बहुत सारे प्रश्न उन्होंने, जो मैं देख भी रहा था चैट बॉक्स में जुड़ा रहा है, और इससे पता चलता है वो कितने एक्टिव हैं और कितने इच्छुक हैं हम इस सेशन को अटेंड करने के लिए। मैं सभी पार्टिसिपेंट को BYK टीम और बॉस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं BYK के चीफ कंट्रोलर श्री उदय शंकर सिंह सर और प्रोग्राम ऑफिसर श्री अजीत कुमार राय सर को भी के साथ साथ अपनी पूरी केंद्र की टीम को धन्यवाद देता हूं, जो इस पूरे प्रोग्राम को चलाने के लिए तन मन से पूरा सहयोग दे रहे हैं। अंत में लेकिन विशेष रूप से मैं बॉस इंडिया फाउंडेशन का हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिना इनके और इनके
एक प्रपोजल की वजह से ही ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। मैं पूरे बॉस इंडिया फाउंडेशन को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. For more updates, please subscribe to our official YouTube channel and follow us here.